मेरे भाइयों, आज हम लोग इस क्लास में हमारी क्लास 9th की साइंस का फिजिक्स का चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस चैप्टर को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे। पिछले कुछ चैप्टरों में हम लोग ऑलरेडी फोर्स, मोशन, इन सब चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, इवन ग्रेविटी के बारे में जान चुके हैं। तो हमें ये पता है एक फोर्स जो होता था वो किसी भी मोशन की अवस्था को बदल सकता था। कोई चीज अगर रुकी हुई है तो उसको मूव करा सकता था, कोई चीज मूव है तो उसको रोक सकता था। यानी कि मोशन की अवस्था, स्टेट क्या है, उसको बदल देता था। एक फोर्स इवन उसकी स्पीड और डायरेक्शन को भी बदल देता था मोशन की। मतलब कोई चीज ऐसे जा रही है, डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है ना, या फिर कोई चीज ऐसे जा रही है, डायरेक्शन चेंज कर दी। तो फोर्स इवन स्पीड और डायरेक्शन दोनों को चेंज कर देता था। तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, जो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन है हमारा वो ये कि जब कब एक फोर्स मोशन लाता है, एग्जैक्टली exactly होता क्या है। मतलब आपने ये तो पढ़ा है ना कि मोशन से डायरेक्शन ये सब चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जो फोर्स है वो मोशन ला रहा है तो कब लाएगा, या एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है ना, मतलब कैसे मोशन हो जाता है। वाई डज अप्लाइंग फोर्स मेक अस फील टायर्ड। मतलब हम लोग जब फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसा थकावट क्यों महसूस होती है, कोई भारी चीज उठाते हैं ऐसा क्यों महसूस होता है, थकावट क्यों होती है। वट इज द कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, ऐसा क्यों है, इनका क्या लेना देना है। ये सभी आंसर हमें इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि ये चैप्टर किस बारे में है। तो सबसे पहला सवाल है हमें एनर्जी की जरूरत क्यों है। कहता है शुरुआत में जो लिविंग बींग थे वो एक्टिविटी परफॉर्म करते थे अपने रोजाना जिंदगी में, जैसे वॉकिंग, रनिंग, चीजों को उठाना। मेंटली सोचते थे, मतलब मेंटल अगर मैं एनर्जी की बात करूं, पढ़ना, ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्लानिंग, है ना, एक तरीके से। ये सब एनर्जी के लिए, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीजों के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो एनर्जी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो शरीर है उसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल मतलब जैसे गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी फ्यूल चाहिए, वैसे हमारे बॉडी को फ्यूल मतलब फूड चाहिए, ताकि हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सके। मसल्स रिक्वायर एनर्जी टू अप्लाई फोर्स। जो मसल्स है ना उसको एनर्जी चाहिए रहता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स है इनको एनर्जी चाहिए रहता है ताकि ये फोर्स लगा सके। इवन हमारा दिमाग है उसको भी एनर्जी रही चाहिए, तभी तो वो कोई चीज सोच पाएगा या कोई एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो एनर्जी, हमें इतना समझ में आ गया, हमारे को कोई भी एक्टिविटी करनी है उन सब चीजों के लिए हमें पता है कि एनर्जी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर हम आगे चले, लिविंग बींग्स एंड मशीन के ऊपर बात करते हैं, तो देखो, द नीड फॉर एनर्जी इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमंस। मतलब भाई एनर्जी जो है वो सिर्फ सिर्फ ह्यूमन को नहीं चाहिए। एनिमल्स रिक्वायर एनर्जी। एनिमल्स को भी जैसे मूव करना, सामान उठाना, कार्ट पुल करना, फ्लाई करना, रन करना। तो मशीन ऑल्सो नीड एनर्जी। तो हमें पता है जानवरों को भी एनर्जी चाहिए, सेम तरीके से मशीन को भी एनर्जी चाहिए। जो गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल या डीजल चाहिए रहता है। बिजली, जो बिजली से चलने वाली चीजें उन्हें बिजली चाहिए। जो इंजन्स हैं उन्हें फ्यूल चाहिए। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आइडिया दिखाता है, भले इंसान हो, जानवर हो, मशीन हो, वर्क कैन नॉट बी डन विदाउट एनर्जी। कुछ भी काम बिना एनर्जी के तो हो नहीं सकता। ये बात हमें कंक्लूजन यहाँ पे समझ में आ रहा है। सो वी से एनर्जी इज द कैपेसिटी, एबिलिटी टू डू द वर्क। तो अब हम ये कह सकते हैं, और इस लाइन को समझना, ये लाइन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक सी लाइन है। एनर्जी जनरली आपको काबिलियत देती है काम करने को, बस खत्म बात, इतनी सी बात है। एनर्जी है तो काम कर लोगे। अब सवाल आता है वर्क के ऊपर। अब एनर्जी तो आप थोड़ा बहुत समझ गए कि आपको कोई भी काम करना है, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क, whether it is a mental work, whether it is a physical work, you need energy. सो वर्क, मीनिंग ऑफ वर्क, जो वर्क वर्ड है इसके डिफरेंट मीनिंग होते हैं हमारे डेली लाइफ और साइंस के अंदर। रोजाना जिंदगी में लैंग्वेज में हम देखें तो पढ़ना, खाना पीना, काम करना, ये सब वर्क है। लेकिन फिजिक्स में वर्क का एक अलग मीनिंग है। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वर्क की? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क आप जब कहोगे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क आप जब कहोगे जब भी एक फोर्स अप्लाई किया जाएगा एक वस्तु पे, और उस वजह से उस वस्तु में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, या तो अपनी जगह से इधर से उधर हिल गया होगा। भाई फॉर एग्जांपल, ये पेन है, मैं इसे यहाँ पर पड़ा है, अभी नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने इसे उठाया और मैंने इसे यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ काम करने के लिए। तो ये क्या है यहाँ पर, आप मुझे समझना है आपको। तो मैंने क्या करा,
एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोर्स लगाया, खींचा, उस ऑब्जेक्ट को मैंने कुछ काम किया, और काम करने से जो भी मैंने इस वस्तु के अंदर डिस्प्लेसमेंट कराई, ये वर्क है। बस खत्म। मैं कहूंगा कि वर्क इज डन। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ काम किया है। तो वर्क इज डन जहां पर फोर्स लगा हो और वो ऑब्जेक्ट मूव भी करा हो। भाई एक वस्तु पड़ी हुई है और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे खड़ा हूं मैं और मैंने कहा वर्क हो गया, ऐसे थोड़ा ना होगा है। ऑब्जेक्ट मूव भी तो करना चाहिए। जब एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री ना हो, दे शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, अदरवाइज वर्क इज जीरो। मतलब भाई सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा समझना है इस वाली बात को, क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जब एंगल आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री ना हो, मतलब भाई फोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये वस्तु है, या फिर आप ऐसा समझ लो दे शुड नॉट बी परपेंडिकुलर, अदरवाइज वर्क इज जीरो। मतलब वो ऐसा समझ लो कि अगर उनके बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बना तो वर्क जीरो है, मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। अगर एंगल किसके बीच में, देखो ये थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें लिखी हुई है, जैसे कि एंगल जो है ना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट समझ रहे, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना उठाया आपने, कहाँ से कहाँ तक उस जगह को, यहाँ से वहां रखा, उनके बीच में यहाँ से उठाया फॉर एग्जांपल, यहाँ रख दिया, यहाँ से उठाया यहाँ उठा दिया, तो उनके बीच में जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री नहीं बना या उनके बीच में कुछ एंगल नहीं बना तो वर्क जीरो है। ठीक है ना? और स्पेशल केस इसको आप थोड़ा सा 11वीं में समझोगे, तो अगर ये बात समझ भी ना आई हो तो इग्नोर कर देना, चलो आगे। इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देयर इज नो वर्क डन। मतलब साइंटिफिक केस में कोई काम नहीं हुआ, तो काम करने के लिए ये दो केस याद रखना बस। ठीक है ना? काम करने के लिए पहला केस कि फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट मस्ट मूव, देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऑब्जेक्ट को मूव भी करना चाहिए और फोर्स भी लगना चाहिए, दोनों केस होने चाहिए। अब सपोज अ पर्सन पुशेज अ वॉल विद फोर्स, अब ये बंदा कर रहा है, पुश कर रहा है, तो पर्सन थोड़ा थक गया होगा, मसल्स उसकी इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी थोड़ी खर्च हुई, लेकिन वॉल मूव नहीं करी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? तो फिजिक्स कहती है वर्क डन जो हुआ ना वो जीरो हुआ। अब सोचो बंदे ने जान लगाई, सब चीज हो रही है, लेकिन वर्क डन जीरो है। तो मेन डिफरेंस रोज भाषा में बोलने वाले काम में और साइंटिफिक काम में अब फर्क समझ आ रहा होगा। काम कर रहा है भाई, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा काम कर रहा है, दीवार खींच रहा है, धक्का दे रहा है, लेकिन आप साइंटिफिक भाषा में कहोगे कि वर्क डन इसका जीरो है। लेकिन नॉर्मली आप कहोगे अरे बताओ कितना मेहनत कर रहा है बंदा, रोने लग गया बेचारे से, दीवार नहीं खींच पा रही। इस तरीके से समझ रहे हो? हॉर्स पुलिंग कार्ट, जब भी एक हॉर्स पुल करता है एक कार्ट को, तो हॉर्स अप्लाई करता है फोर्स। सिंपल सी बात है, वो खींच रहा है अपने पीछे ये पूरी गाड़ी, तो फोर्स लगा रहा है और कार आगे मूव, कार्ट आगे मूव करेगी, तो फोर्स भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क इज डन। ठीक है ना? अच्छा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मतलब वर्क डन हो रहा है लेकिन कांस्टेंट फोर्स से, मतलब मैं इसको उठा रहा हूँ कांस्टेंट फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से मैं उठा रहा हूँ, लगातार जो फोर्स है वो मेरा कांस्टेंट है, सेम है, सेम है। ऐसा नहीं कि यहाँ तेज उठा ले फिर धीरे धीरे, फिर ये तेज, फिर धीरे धीरे धीरे, इस तरीके से। तो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग अगर हम ले, सपोज एक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, वो एक वस्तु पे लगाया जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द डिस्टेंस। भाई वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है वो मूव करेगा डिस्टेंस के थ्रू, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स की ही डायरेक्शन में होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको फोर्स का एक तरीके से फॉर्मूला, वर्क डन का एक तरीके से फॉर्मूला बता दिया कि आपको वर्क डन कभी भी निकालना हो तो कितना फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाई में क्या एक्चुअल में कुछ चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट आया, उन दोनों को गुणा कर दो। फॉर एग्जांपल फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वस्तु चेंज नहीं हो रही, मतलब उसकी जगह जो है वो उसी जगह पे है, तो आप कह रहे थे कि भैया साइंटिफिक तरीके से वो इंसान दीवार खींचे जा रहा, खींचे जा रहा, वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है, कुछ नहीं वर्क डन हो पा रहा। तो या फिर फोर्स ही ना लगे, चीज अपने आप हिलती, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। उस केस में आप क्या कहोगे कि वर्क डन जब भी होगा जब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हो। ये एक फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है फॉर्मूले की, कि फोर्स जनरली बताता है कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है, डिस्टेंस जनरली, डिस्प्लेसमेंट जनरली डिस्टेंस बताता है कितना मूव करा। बाकी वर्क डिपेंड करता है फोर्स कितना लगा, और वर्क जो है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। तो वर्क एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी, और इसको समझो। भाई आप वर्क डन कर रहे हो, क्या उसमें डायरेक्शन एक्चुअली मैटर कर रही है? भाई वर्क जो भी हो रहा है वो सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे है, लेकिन वर्क का एक्चुअल में कोई मैग्नीट्यूड नहीं है ना, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और डायरेक्शन नहीं है तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। बाकी वर्क की यूनिट कैसे कहेंगे, तो हमें पता है वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है।
ठीक है ना। तो वर्क यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, ठीक है ना, मतलब फोर्स को आपको पता है न्यूटन में लिखते हो और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा वर्क डन। और न्यूटन मीटर को गुणा करते ही जूल कहते हैं हम। तो वर्क डन कभी भी हो उसको एक जूल कहा जाता है। और एक जूल कैसे आता है, एक न्यूटन को जब मीटर से गुणा करते हैं। ये इसी की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, चले आगे। सिचुएशन जहां पे वर्क डन ही नहीं हुआ। केस वन, फोर्स अप्लाई तो करा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब ये दीवार है, खींचे जा रहे हो, धक्का दे रहे हो, धक्का दे रहे हो, क्या हो रहा है इस केस में? क्या आप फोर्स दे रहे हो? आप कहोगे बिल्कुल भैया। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं भैया। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, फोर्स कितना भी लगा लो आंसर हमेशा जीरो, वर्क इज नॉट डन, खत्म बात। दूसरा केस, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन फोर्स ही नहीं लग रहा, मतलब फोर्स बाय किक। इफ फोर्स इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, इवन डिस्प्लेसमेंट हैपेंस। एक बॉल को रोल कर रहे हो स्मूथ फ्लोर पे, मतलब ऐसे स्मूथ फ्लोर पे। सपोज आपने किक किक करा फुटबॉल को, तो जब आपने किक करा तो आपने फोर्स लगाया, तो आपने वर्क डन करा। लेकिन जब किक आपने उसको लगा दिया तो कह रहा है द बॉल कीप्स रोलिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर। लात मारने के बाद यहाँ तक फोर्स लगा लेकिन वो अभी भी मूव कर रही है, और आप उसे टच नहीं कर रहे लेकिन वो करे जा रही है, करे जा रही है मूव। तो क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? आपको हाँ डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी हो रहा है, लेकिन क्या बॉल मूव कर रही है? हाँ बॉल मूव कर रही है, लेकिन क्या आपने भी फोर्स लगा रखा है? नहीं। तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि वर्क डन हमारा तो नहीं हो रहा, हम तो नहीं कर रखे वर्क डन। इवन दो बॉल मूव कर रही है लेकिन कोई फोर्स तो आपने नहीं लगाया ना अभी, तो आपके द्वारा जो वर्क डन है वो जीरो है। ठीक है, समझ में आ गया केस टू। चलो, इसके बाद ये भी पता लगाना कि जो वर्क डन है, वर्क है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस पर भी कैसे पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है जो साइन है वर्क का वो डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। जैसे पॉजिटिव वर्क कब कहलाएगा? वर्क पॉजिटिव जब कहलाएगा जब फोर्स हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट को मूव करने में, मतलब फोर्स मदद कर रहा है मूव करने में, फोर्स मदद कर रहा है, ध्यान रखना। सिंपल शब्दों में, फोर्स क्या कर रहा है? पुश कर रहा है या फिर पुल कर रहा है ऑब्जेक्ट को उस डायरेक्शन में जहां पे वो मूव कर रहा है, तो वर्क पॉजिटिव है। ये गाड़ी इधर ही मूव कर रही है, फोर्स ऑलरेडी इधर लग रहा है और आप खींच भी इसको इधर रहे हो, पॉजिटिव वर्क। ठीक है ना। एग्जाम्पल, एक बुक बॉक्स को फॉरवर्ड पुश करना। इमेजिन आपने बॉक्स को फॉरवर्ड पुश करा, आपने फोर्स लगाया फॉरवर्ड, और फोर्स लगाया फॉरवर्ड और बॉक्स मूव भी फॉरवर्ड कर गया। सिंस आपका फोर्स फॉरवर्ड गया और बॉक्स भी फॉरवर्ड मूव कर गया, मतलब मैंने किसी चीज को आगे धक्का दिया और वो आगे ही चली गई, यानी कि जो दूरी तय कर रही है वो भी उस डायरेक्शन में है और जो फोर्स लगाया वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वर्क पॉजिटिव है। बस खत्म बात। भाई एक बैग को ऊपर खींच रहे हो आप ऐसे, ये बैग है इसको ऊपर खींच रहे हो ऐसे, फोर्स यहाँ लगा रहे हो, क्या बैग ऊपर आ रहा है? हाँ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन है। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा? फोर्स यहाँ लगा रहे हो लेकिन जा वहां रहा है, ठीक है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जांपल है फ्रिक्शनल। इमेजिन एक बॉल को आप रोल कर रहे हो, आपने बॉल को रोल करा ऐसे, तो आपने यहाँ फोर्स लगा दिया। अब आप देख रहे हो ग्राउंड पे आपने करा मोशन, तो आगे की तरफ आपने आगे की तरफ करा, लेकिन जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है जो उसको धक्का दे रहा है, कि कहाँ जा रहा है, रुक रुक, आगे मत जा, आगे मत जा, आगे मत जा, वो उसे पीछे की तरफ रोक रहा है, बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो अलग डायरेक्शन में और बॉल आगे जा रही है, दोनों अपोजिट है, तो इस केस में नेगेटिव आ जाएगा। जब आप एक लिफ्ट करते हो बैग को ऊपर की तरफ, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, आप एक बैग को यूं खींच के चल रहे हो ऐसे, जैसे ये बंदे ने पकड़ा है ऐसे बैग को पकड़ के चल रहे हो, लेकिन जो वेट है उसका वो हमेशा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, आप उसे छोड़ दो, कहाँ चला जाएगा? वेट नीचे चला जाएगा। तो कहता है वी नो वेट जो होता है वो मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी उसे खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन आप उसे ऊपर पकड़ के चल रहे हो, फोर्स ऊपर लगा रखा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे जाने की कोशिश है। तो ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, फोर्स जो आपका ग्रेविटी वो नीचे के खींच रहा है और आप उसको कहाँ लेके जा रहे हो? ऊपर। मतलब कोई चीज भारी है, मैं उसे यूं उठा रहा हूँ ऐसे, कोई चीज भारी है मैं उसे यूं उठा रहा हूँ, तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, लेकिन मैं उसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो ये वर्क डन है, समझ रहे हो। बाकी वर्क डन बाय यू, आपको भी ऊपर की तरफ पॉजिटिव लगाओगे, वो आपके द्वारा कोई भी पॉजिटिव फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी कोई भी फोर्स लगाते हो वो नीचे की तरफ है, नेगेटिव। समझ रहे हो। एक एग्जांपल दे रखा है, ध्यान से सुनना। कहता है एक पोर्टर है, उसने एक बक्सा उठाया 1.5 किलो का ग्राउंड से और उसको अपने माथे पर रख लिया ग्राउंड से ऊपर, तो कह रहा है उसके द्वारा कितना वर्क डन किया गया बताओ। अब ध्यान से समझो,
आप इस चीज को समझो, यहाँ से मैं इसको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ध्यान से सुनना जी। अब एक क्वेश्चन है वर्क डन का, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एक इंसान जमीन पे खड़ा है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये इंसान 1.5 मीटर अपना हाइट है, ठीक है इसकी, और इसने एक बक्सा था उसको उठाया और अपने टांट पे रख लिया। 15 kg उसका वजन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने उठाया। ये तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी एक तरीके से, कि भाई उसने कितना उठा दिया, डिस्प्लेसमेंट हो गई आपकी एक तरीके से। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ उसने रखा लगेज को, तो आपने डिस्प्लेस करा क्या? पहले देखो बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे भैया डिस्प्लेसमेंट नीचे है। नहीं भाई, वो ऊपर की तरफ खींच के रख रहा है ना अपने सर पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर गई है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आपकी 1.5 मीटर पॉजिटिव आ गई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब आपको फोर्स चाहिए, क्योंकि वर्क डन पूछ रहा है ना कितना हुआ है, तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। अगर ये ग्रेविटी का क्वेश्चन है तो मास इनटू ग्रेविटेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना है बंदे का? 15 kg। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन को 10 लिखते हैं। फोर्स हो जाएगा 150 न्यूटन, ठीक है ना। अब आप क्या लिखोगे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे? आप कहोगे भैया वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है? 200, सॉरी, फोर्स लग रहा है हमारा 150, फोर्स लग रहा है हमारा 150 न्यूटन, मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1.5 मीटर। पॉइंट हटा दो, नीचे जीरो लगा दो, जीरो से जीरो कट गई। 15 इंटू 15 225 न्यूटन पर मीटर, यानी कि जूल भी कह सकते हो आप उसे। तो इतना वर्क डन उस बंदे ने किया है, समझ रहे हो? 225 जूल का। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी, ठीक है ना। और एनर्जी को समझते हैं अब धीरे धीरे। अभी तक हमने वर्क समझ लिया, साइंस की भाषा में वर्क किसे कहते हैं। भाई एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू अ वर्क। अब भाई वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने के लिए जो काबिलियत है या कैपेसिटी है वो एनर्जी है। इसका मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी प्रॉपर्टी है एक वस्तु की जो इनेबल करती है उसको काम करने के लिए। कहता है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है वर्क जब होता है जब एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक वस्तु जो है उसके अंदर एनर्जी होगी, वो कैपेबल होगी, तभी तो वो फोर्स लगा पाएगा, तभी तो मोशन हो पाएगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। भाई सिंपल सी बात है, ये वस्तु यहाँ से यहाँ मूव करी, क्यों मूव करी? फोर्स लगा, फोर्स लगा, मोशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स लगाने से वो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट नजर आया, डिस्टेंस कवर हुआ। ये सब बिकॉज क्यों? एनर्जी थी। अगर एबिलिटी नहीं होती इस डिस्प्लेसमेंट करने की, यहाँ से यहाँ तक करने की, तो इसका मतलब यानी कि एनर्जी नहीं है। एनर्जी एक तरीके से फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है किसी भी काम को करने की। सिंपल सी बात है, वर्क करना है और वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए रहती है, खत्म बात है। एनर्जी का एक्सप्लेनेशन, एनर्जी एक काबिलियत है एक बॉडी की जो चेंज लाने की कोशिश करती है। जब भी किसी भी तरीके का चेंज होता है एक सिस्टम में तो एनर्जी इन्वॉल्व होती ही है। बाकी दैट कैन बी चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स। एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि चेंज इन पोजीशन, कोई पोजीशन चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट जब उठा लो तो आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। या चेंज इन मोशन, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे, इसके लिए भी आपने एनर्जी लगाई होगी। अगर आप किसी चीज का आकार बदल रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, उसके लिए भी एनर्जी लगेगी। अगर आप किसी चीज का तापमान लगा रहे हो तो वो भी एनर्जी की वजह से ही होगा, एनर्जी ट्रांसफर हुआ होगा। मतलब उसमें जायज बात है, तापमान बदलने के लिए आप थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं तापमान बदल रहा है, समझ रहे हो? तो दिस मीन्स दैट एनर्जी जो है ना वो जिम्मेदार है किसी भी बदलाव के लिए, ठीक है। तो वर्क डन कभी नहीं हो अपने खुद से, ठीक है ना। अगर वर्क डन मतलब वर्क होना है तो एनर्जी जब भाई ऑलरेडी प्रेजेंट होनी चाहिए उस वस्तु में। मतलब सिंपल सी चीज है, अगर वर्क हुआ है तो एनर्जी पक्का रही होगी तभी वर्क हुआ है। तो जो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि एनर्जी जो है ना वो वर्क को पॉसिबल कर पाती है। हम एनर्जी डायरेक्टली नहीं देख सकते, हम एनर्जी देखते हैं ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट अपने मूव कर रहा है या ऑब्जेक्ट हमें उठता हुआ दिख रहा है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो, अगर उसे उठा पा रहे हो आप, या एक ऑब्जेक्ट जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर पा रहा है, इन सब केसेस में
जो ऑब्जेक्ट है ना वो काम कर पा रहा है बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है। भाई सिंपल सी बात है, फैन चल रहा है इस टाइम पे ऊपर सर के, ये क्यों चल रहा है? बिजली की वजह से। बिजली उसे क्या दे रही है? एनर्जी, तभी वर्क डन हो पा रहा है। अब वर्क डन कब होता है? जब भी एक ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे पे फोर्स लगाया, सेकंड ऑब्जेक्ट उस फोर्स लगाने से मूव करा, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो मूव कर पाया तो जायज बात है उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट से एनर्जी मिली। अगर हम फर्स्ट कम्स, इट कम्स फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो एनर्जी आई कहां से? फर्स्ट ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो परफॉर्म करता है वर्क और उससे उसको कुछ एनर्जी मिलती है, और जो ऑब्जेक्ट जिस पे एनर्जी लगी है वो एनर्जी रिसीव कर रहा है, मतलब जिस पे वर्क डन हो रहा है या जो वर्क डन कर रहा है उस पे एनर्जी मिली है उसको। और एनर्जी एक तरीके से क्रिएट नहीं करी है, ना ही वो डिस्ट्रॉय करी गई है, वो सिर्फ ट्रांसफर की गई है। और ये साउंड से हम पढ़ चुके हैं पहले, कि साउंड में हमने पढ़ा था कि एनर्जी ना तो कोई बनाई जाती है ना कभी डिस्ट्रॉय। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी ना तो कभी बनाई जा सकती ना ही कभी डिस्ट्रॉय करी जा सकती, वो हमेशा ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो एनर्जी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? एनर्जी की वजह से हम काम कर पाते हैं। एनर्जी मतलब एनर्जी इनेबल्स वर्क। भाई कोई भी काम जो है बिना एनर्जी के नहीं हो पाएगा। एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, जब वर्क डन हो जाएगा तो इसका मतलब एक्चुअल में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है। एनर्जी अपनी फॉर्म में बदल सकती है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, मतलब एनर्जी कभी बनाई नहीं जाती ना डिस्ट्रॉय की जाती, वो बस अपनी फॉर्म बदल लेती है, जिसको हम कहते हैं कि वो कंजर्व हो गया, मतलब रही कहीं पर है। और बाकी एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसका कोई मैग्नीट्यूड और कोई डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जो एनर्जी की है वो जूल में है, और 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर तरीके से ही, ठीक है ना। बाकी किलो जूल लिखना है तो वही 1000 जूल कर लोगे तो 1 किलो जूल बन जाएगा, ठीक है। अब हम एनर्जी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें मेरे भाई, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी एग्जिस्ट करती है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, मतलब एनर्जी जो है वो अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशंस के ऊपर, जब जैसी सिचुएशन होगी वहां पर तब वैसी एनर्जी होगी। कैसे समझते हैं? भाई सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले दो तरीके की एनर्जी समझो जिस पे आप काम करने वाला, हालांकि आपको समझनी ये भी है, बड़ी क्लासों में ये भी जाननी है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल, और फिर मैकेनिकल। मैकेनिकल जब समझोगे जब काइनेटिक और पोटेंशियल समझ सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, एनर्जी जो है वो आई एक ऑब्जेक्ट को मोशन में करने से, है ना। मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको मूव करने की कोशिश करी, और वो जब मूव हो रहा है तो एनर्जी जो नजर आ रही है उसके मूव होने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी है। किसी भी चीज को मूव करा, बंदूक चलाई, जैसे बंदूक चलाई तो उसके अंदर जो पिस्टल है, जो क्या कहते हैं उसके अंदर क्या कहते हैं, एमो होती है उसके अंदर, जो गोलियां होती हैं उसके अंदर, वो क्या करती है, वो फ्लो करती है ना हवा में, वो एकदम से ऐसे भागती है। तो वो आप देख रहे हो कि वो एनर्जी फ्लो कर रही है इस तरीके से। तो एक्चुअल में वहां पर जो आपको एनर्जी नजर आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि कुछ मोशन में नजर आता है। भाई हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं पीछे से और वो मूव कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो एनर्जी हमें एक ऑब्जेक्ट मोशन में दिखाई दे रहा है वो इसके अंदर एनर्जी है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी स्टोर करी जाती है उसकी पोजीशन की वजह से। जो भी लोग अभी आज की क्लास मेरी अटेंड करी होगी, जब मैंने इसके सैंपल पेपर डिस्कस करे थे तो वहां मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया था चैप्टर से पहले, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बाल्टी उठाते हो, दो सीढ़ी, दो झीने, तो जो दो सीढ़ियां होती हैं, है ना, स्टेयर्स, उसके ऊपर रख दो, तो आपने उठाया, एक जान लगाई होगी, फिर उठाया एक और, उस पर जान लगाई होगी, तो आपने उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर दी है, और वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उसकी पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। हालांकि और एक दो एग्जांपल से समझाऊंगा। इसके बाद हीट एनर्जी क्या होती है? भाई एक बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में टेम्परेचर अलग होने की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। हम देखा होगा कोई ठंडी चीज है और इधर कोई गर्म चीज है, तो गर्म चीज से ठंडी चीज में हीट ट्रांसफर हो जाती है। वो क्यों होती है? वो उसके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। केमिकल एनर्जी क्या है? एनर्जी जो स्टोर होती है केमिकल सब्सटेंस में और रिलीज होती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू। मतलब कोई भी सब्सटेंस में एनर्जी है और केमिकल रिएक्शन करा, और केमिकल रिएक्शन करने से उन दोनों में से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसे केमिकल रिएक्शन या केमिकल एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रिकल भाई बिजली, जैसे मैंने आपको पंखे चलने की बात करी, तो पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है। लाइट एनर्जी, लाइट की वजह से, इसी की वजह से तो हम जो भी हमारे आसपास हैं, सन, बल्ब, इन सब की मदद से तो हम चीजें देख पाते हैं, तो ये लाइट एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज मूव करते हुए आपको नजर आए तो उसके अंदर जो एनर्जी है ना वो काइनेटिक है, बस खत्म बात।
कोई भी चीज आपको मोशन में नजर आए, काइनेटिक एनर्जी है। आओ मेरे भाई, तो अब हम जो इस चैप्टर में एनर्जीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहली एनर्जी है हमारी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की परिभाषा समझेंगे और दो चार एग्जांपल्स लेके समझेंगे, ताकि हम पेपरों में इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ पाए। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो पोजेस करी जाती है, मतलब होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन की वजह से। मतलब किसी भी मतलब कोई भी एक वस्तु है, वो अपने मोशन, मतलब वो मोशन है, मूव करके दिखा रही है, और उसके मोशन में जो एनर्जी नजर आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी स्पीड उस टाइम पर 0 है, तो वो मोशन पे नहीं है, तो इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मैंने एक बर्तन उठाया, उसको उठा के एक जगह रख दिया, फिर उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो उसके अंदर एक एनर्जी ऊपर चढ़ा चढ़ा के स्टोर हो गई है, लेकिन अभी वो मोशन में नहीं है, उसका स्पीड 0 है, तो उस केस में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं नजर आएगी। लेकिन ऐसे ही मैं अगर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने गन है, गन के अंदर मैंने वो गोली रख रखी है और मैं शूट करने वाला हूं, तो शूट करने से पहले वो अभी उस केस में वो जो जो गन है उसके अंदर जो क्या कहते हैं एमो है, वो एक तरीके से क्या है कि अभी वो जनरली क्या कहते हैं रेस्ट पोजीशन पर है, जब तक मैं उसे शूट या फायर ना करूं। जैसे वो फायर में आएगी तो वो मोशन में आ जाएगी, देन दैट इज एनर्जी, देन द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। और उससे पहले जो एनर्जी है वो भी रेस्ट पोजीशन पे, तो वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। वो क्या है वो समझेंगे, बट वो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास उसकी स्पीड है, उसके मोशन की वजह से स्पीड है, तो इसीलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी आप तीन तरीके से समझ सकते हो कि एक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर आपको कभी नजर आए, है ना, या फिर इट इज द वर्क द मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। मतलब रेस्ट पे आने से पहले कोई काम किया जाए, ठीक है ना, तो जो भी वर्क किया जा रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट पे, वो जो किया जा सकता है रेस्ट पे आने से पहले, वो भी। या इट इज ऑल्सो द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट, ऑल थ्री मीन्स द सेम थिंग। सिंपल सी चीज है, जब तक कोई भी चीज मूव करती नजर आ रही हो, काइनेटिक एनर्जी खत्म बात, ठीक है ना। तो व्हाट व्हाई डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव एनर्जी? तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके पास एनर्जी क्यों है? तो देखो, क्योंकि उसका उस टाइम पर स्पीड है, वो मूव कर रहा है, तो है ना, और वो इंटरेक्ट करता है किसी और ऑब्जेक्ट से, तभी तो फोर्स लगता है। भाई आप पिस्टल शूट कर रहे हो तो एमो एकदम से, या फिर मान लो वो गुलेल नहीं खेलते इस तरीके से मारते हैं, या कोई भी चीज बॉल फेंक रहे हो आप, तो आपके हाथ में ना, आपके हाथ में फोर्स है, आप बॉल में लगा रहे हो फिर फेंक रहे हो, तो इसका मतलब वो इंटरेक्ट करती किसी और ऑब्जेक्ट से, जो अप्लाई करता है फोर्स, और वो जो फोर्स है उस वजह से डिस्प्लेसमेंट आती है दूसरे ऑब्जेक्ट में। सो जो वर्क डन होना है वो दूसरी बॉडी पे होता है, मतलब मेरे हाथ से फोर्स लग रहा है और बॉल पे लग रहा है, तभी जाके बॉल भाग रही है। तो एबिलिटी है वर्क करने की, और पोजेस करती है एनर्जी, और ये सब जो एबिलिटी है ये मोशन की वजह से ही आती है। जो काबिलियत है, जो बॉल घूम के नजर आ रही है, तेज भागते हुए नजर आ रही है, वो मोशन की वजह से आ रही है ना। वो मोशन कहाँ से? मैंने फोर्स लगाया उस पर, है ना, तो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई एक तरीके से, और वही काइनेटिक एनर्जी है, खत्म बात। आप कभी बॉल फेंकते हो हाथ से फेंको, मेरे को बहुत दूर फेंकनी है और यहाँ मेरा हाथ है, मैं कह रहा हूँ अपने हाथ को मैं पीछे नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँ, यूं यूं फेंकूंगा, तो जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ही जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ और फिर फेंक रहा हूँ, तो ये पीछे जाना यहाँ से और इसके बाद यहाँ फेंकना, दिस वॉज ऑल माई फोर्स जो मैंने लगाने की कोशिश करी। और जब मैंने बॉल थ्रो करी और वो बॉल मोशन में गई, तो वो उस टाइम पर तो काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन वो जो बॉल पीछे फेंका, हाथ ऐसे करा, ये सब क्या है, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो डिपेंडेंस काइनेटिक एनर्जी का जो है ना, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये दो वाटरमेलन है और एक का मास 20 केजी है, एक का मास 10 केजी है, और दोनों की स्पीड में थोड़ा थोड़ा फर्क है। कहता है फर्स्ट, कहता है स्पीड को जरा कांस्टेंट रख लो, दूसरे केस में भी 10 रख लो। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट ए जो है, ऑब्जेक्ट ए ये होगा और ये मान लो ऑब्जेक्ट बी होगा, ये स्मॉल मास के साथ है और ये लार्ज मास के साथ है, दोनों सेम स्पीड पे मूव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10-10 की स्पीड से। लॉजिकली सोचो, जो हार्डर ऑब्जेक्ट है वो मुश्किल होगा रोकना, बस सामने से मूविंग करता हुआ आ रहा है, तो जो भारी चीज है उसको रोकना भी मुश्किल होगा, है ना। अंडे की बॉल या फिर लेदर की बॉल, कौन मुश्किल होगा? और दोनों की स्पीड सेम हो तो, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा उसके मोशन को रोकने के लिए। अगर आप किसी भारी वस्तु को रोकना चाहते हो, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से कहीं ना कहीं इक्वल है कितना आप वर्क कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हो और आप कह रहे हो यहाँ रुकने की बात क्यों कर रहे हो, समझो ना, फॉर एग्जांपल कोई चीज भागते हुए आ रही है बड़ी तेज, मूविंग मोशन में है,
आपके सामने आ रही है, आप उसे उसको पता लगाना चाहते हो यार इसके अंदर मोशन कितना है, तो सबसे बेस्ट तरीका उसको रोकने की कोशिश कर लो, उसको रोकने की कोशिश कर लो ना, क्योंकि जैसे आप रोकने के लिए जितनी भी मेहनत लगाओगे, वो कहोगे भैया इसकी एनर्जी थी, मैंने इसे पूरी रोकने की कोशिश करी, और जितनी ज्यादा मैंने रोकने की कोशिश करी, इसका मतलब उतनी इसके अंदर स्पीड थी, इसका मतलब जितना भारी चीज होगी उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि भारी चीज को रोकने में ज्यादा मेहनत लगेगी, हल्की चीज को रोकने में कम मेहनत लगेगी, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला हिसाब किताब होगा। तो हम कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर मास उसका बढ़ा तो स्पीड अगर उतनी ही रखी, स्पीड आपने जैसे फॉर एग्जांपल मास 5 kg है और स्पीड आपने फॉर एग्जांपल 10 ही रखी है, लेकिन अब आपने मास बढ़ा दिया 15 kg कर दिया, लेकिन स्पीड अभी भी 10 रखी है, तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी आपके अपने आप बढ़ जाएगी मास बढ़ाने से। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप मास डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या स्पीड पे भी डिपेंडेंस है? भाई बिल्कुल। अगर आप दो सेम फॉर एग्जांपल 5-5 का मास है अब, और दोनों की आप फॉर एग्जांपल माफ करना, एक बार फिर से करते हैं, मास है, ठीक है ना, दो वस्तु है, दोनों का मास फॉर एग्जांपल 5-5 kg है, एक की जो स्पीड है वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एक की वेलोसिटी 10 है और एक की वेलोसिटी 15 है फॉर एग्जांपल। तो आप कहोगे भैया इस केस में बॉल सामने से आ रही है और एक बॉल फॉर एग्जांपल 10 की स्पीड से आ रही है, एक बॉल 15 की, से आप कहोगे भैया 15 की स्पीड वाली तेज वाली है, तेज आएगी, तो उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, यानी कि स्पीड पे भी डिपेंड करता है, स्पीड अगर ज्यादा हुआ तो वो हिसाब किताब है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ डायरेक्टली स्पीड के साथ नहीं बढ़ती है, लेकिन उल्टा सीन है, इट इंक्रीज विद द स्क्वायर ऑफ स्पीड, दिस वी विल सी लेटर इन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा उल्टा उल्टा हिसाब किताब है। एक जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा हार्ड होता है रोकना देन स्लो मूविंग वन, तो फास्ट वाले को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत है और ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, तो फास्टर ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिर्फ क्या कहते हैं डायरेक्टली क्या कहते हैं स्पीड बढ़ने से नहीं बढ़ती है, जनरली वो स्क्वायर ऑफ द स्पीड हो जाती है, मतलब एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी उसके स्क्वायर में बढ़ेगी। इट मींस अगर आप डबल कर दोगे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इट अगर स्पीड डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर आप स्पीड ट्रिपल कर दोगे तो उसका स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना, इसीलिए स्पीड का ज्यादा प्रभाव पड़ता है मास के, ठीक है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे दो चीज प्रभावित करेंगी उसको, एक क्या कहते हैं हमारा स्पीड, और एक हमारा क्या कहते हैं मास, तो मास तो डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल, लेकिन स्पीड का बात करें भैया तो स्पीड अगर आप डबल कर देंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी उसका स्क्वायर में डबल हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। बाकी इसको एक कहता है एक्टिविटी डिपेंडेंस ऑन स्पीड, स्पीड के ऊपर एक एक्टिविटी डिपेंड करती है, उसको समझते हैं मेरे भाई। जब आप एक हैवी बॉल को सैंड में ड्रॉप करते हो तो आप देखते हो कि बॉल गिर जाती है, और जब बॉल रिलीज होती है तो ग्रेविटी उसे डाउनवर्ड अपनी तरफ खींचती है, तो जैसे जैसे आप उसे छोड़ते जाओगे नीचे तो आप देखोगे स्पीड बढ़ेगी। अब देखो मैंने यहाँ बॉल पकड़ रखी है, अभी तो वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो भी जीरो है, लेकिन जैसे मैं छोड़ूंगा तो वो धीरे 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 नीचे गिरेगी, और जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे गिरेगी तो आपको ये भी पता है ग्रेविटी की वजह से वो ज्यादा तेज गिरती जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जैसे जैसे नीचे जाएगी ज्यादा तेज गिरती जाएगी, ये बात आपको पता है, जैसे जैसे वो फॉल करेगी उसका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। जैसे ही वो सैंड को हिट करेगी तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी लास्ट टाइम पर, सिंस वो मूव कर रही है तो इसीलिए वो काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, तो ये भी ध्यान रखना, ऊपर से कोई चीज छोड़ी वो भी काइनेटिक है। व्हाट हैपेंस अगर वो हिट कर जाती है सैंड को, तो जब बॉल हिट करेगी सैंड को तो आपको पता है थोड़ा बहुत वो सैंड को भी है ना तो सब थोड़ा गोल आकार बन जाएगा नीचे से, है ना, तो जो सैंड पार्टिकल्स है वो भी थोड़ा मूव करेंगे, है ना, एक गड्ढा सा बना लेंगे। तो रिमेंबर करो कि वर्क इज डन व्हेन फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क तो जब ही डन हुआ जब यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो बॉल है उस पे आपने फोर्स लगाया है ना, फोर्स लगाया सैंड पे, और सैंड जो है थोड़ा डाउनवर्ड गई डिस्प्लेसमेंट हुई, तो बॉल जो है ना उसने कहीं ना कहीं वर्क डन किया सैंड के ऊपर, वो तो जस्ट एक बेसिक सी बात है। स्टेप 3 पे बात करते हैं, लेकिन जो एनर्जी है वो कहाँ से आई, है ना, ये एक बढ़िया सवाल है कि इसमें एनर्जी कहाँ से आई। तो देखो सैंड जो है ना वो खुद से नहीं मूव करी कि हट जाओ ये बॉल आ रही है, नहीं, बॉल ने ऑब्वियसली बात है सप्लाई करी एनर्जी। खुद तो सोचो, ये सैंड है इस पे बॉल गिरी तो सैंड थोड़ी सी यूं हुई होगी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे है, ऐसा सरफेस है, बॉल यहाँ गिरी तो सैंड थोड़ी सी यूं हुई होगी, है ना, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, वो जैसे इस पे गिर रही है इसने क्या करा, इसने एनर्जी इस पे ट्रांसफर कर दी, रेस्ट पोजीशन है, एनर्जी स्टोर हो रखी है, छोड़ा तेजी से भागी 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 इस पे सैंड पे गिरी, और जो सैंड है वो अलाउ कर रही है कि भाई तू मुझ पे आ रहा है, तो वो अलाउ कर रही है थोड़ा सा नीचे झुक जाएगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा यूं हो जाएगी सैंड, इस तरफ गड्ढा बन जाएगा, इसके पार्टिकल्स थोड़े सैंड के आगे पीछे चारों तरफ बिखर जाएंगे।
एक्चुअल में जब ये यहाँ गिरी थी ना, तो बॉल ने अपनी पूरी एनर्जी ना इस मिट्टी को दे दी, बोले ले तेरे को ट्रांसफर कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी जो थी ना वो बॉल के मोशन से आ रही थी, तो मोशन काइनेटिक एनर्जी वजह से, और उसी पे सैंड पे वर्क डन होता हुआ नजर आया। तो ये प्रूव करता है कि एक मोशन जो है ना उसके अंदर एनर्जी होती है। ये यहाँ से प्रूव होता है ये चीज, है ना। कैसे प्रूव होगा, मिट्टी का एग्जांपल ले लो। नाउ कंसीडर ड्रॉपिंग फ्रॉम, और बड़ी ऊंचाई से कर दो, बड़ी ऊंचाई से। तो आपको पता है ज्यादा बड़ी ऊंचाई से करोगे तो लंबा डिस्टेंस है, तो एक्सेलरेशन करने के लिए ज्यादा टाइम है। यानी कि ऊपर जब फॉर एग्जांपल यहाँ से गिर रहा हूँ, पुचुक हल्का सा, वो थोड़ा ऊपर से, थोड़ा और पुचुक, लेकिन बहुत ऊपर से गिर दूं, बहुत ज्यादा ऊपर से, तो आप कहोगे भैया उस केस में ना बहुत दूर से आ रही है तो डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा के साथ साथ ग्रेविटी जो है उसे खींचेगी अपनी तरफ, लेकिन बॉल के पास ना थोड़ा ज्यादा टाइम है कि वो अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करे। आपको पता है कोई भी चीज ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरती है, भाई किसी को मरना होगा तो कहाँ जाके मरेगा? क्या कोई एक मंजिल से गिर के मरने की कोशिश करेगा? नहीं ना। किसी को अगर मरना है तो वो अच्छी खासी 7-8 मंजिल या थोड़ा ऊंचे से ट्राई करेगा। उसको पता नहीं, थोड़ा 3-4 मंजिल से ट्राई कर लिए, खामखा आधा हिसाब किताब रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इंसान क्या करता है, थोड़ा बड़ा बड़ा ऊंचाई पे जाता है। गंदी बात होती है ये सब करनी वैसे। ऊपर आप जैसे जैसे जाते हो तो नीचे क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज आप ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो, वो तेज भी लगती है। अगर किसी की टाट वाट पे कुछ लग जाए, वो इसीलिए छोटी चीज भी तेज लगती है, वो भारी, क्योंकि उसके अंदर स्पीड बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि वो स्पीड चेंज करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्पीड चेंज करने का टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो एक्सेलरेट लंबे समय तक होगा, यानी कि स्पीड में चेंज लंबे समय के लिए होता है। तो जैसे वो ग्राउंड पे पहुंचती है एक्स्ट्रा स्पीड के साथ, तो ग्रेटर स्पीड जो होती है ना वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दिखाती है। इसका मतलब वो ज्यादा स्पीड चेंज हो सकी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ से आप ये भी लॉजिक समझ सकते हो कि स्पीड अगर ज्यादा हुई ना तो काइनेटिक एनर्जी पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और बेस्ट एग्जांपल है ना, आप कभी बॉल को जमीन पे फेंको तो आप क्या करते हो, या तो फोर्स ज्यादा लगाने की कोशिश करते हो या फिर आप बहुत ऊपर से छोड़ दो, तो वो टप 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 ऐसे करके होता है ना। तो बिकॉज द बॉल हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, तो उसका मतलब ज्यादा फोर्स लगा होगा, ज्यादा स्ट्रांगली मिट्टी और नीचे जाएगी, ज्यादा पार्टिकल सैंड के ओर डिस्प्लेस होंगे, वर्क डन बढ़िया तरीके से होगा। ज्यादा वर्क डन मतलब ज्यादा डीपर डिप्रेशन गया, समझ रहे हो। चलो खैर आगे चलते हैं। एक्टिविटी 2 सेटअप। देयर इज अ ट्रॉली, एक स्मॉल कार्ट है व्हील्स के साथ। इस तरीके से आप देख रहे हो, एक स्मॉल कार्ट है व्हील्स के साथ, प्लेस करा उसको स्मूथ टेबल पे और वो आराम से मूव हो सकता है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉली कुछ दूरी पे एक वुडन ब्लॉक प्लेस करा गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। बाद में देखेंगे आगे क्या सीन होगा। इमेजिन करो ट्रॉली है और उसके बीच में कुछ गैप है और वुडन ब्लॉक है, ये गैप नजर आ रहा है, ठीक है। बाकी ट्रॉली को कैसे कनेक्ट किया गया, कह रहा है ट्रॉली जो है उसको टाई करा गया पतली स्ट्रिंग से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। और जो स्ट्रिंग है वो ओवर स्ट्रिंग जा रही है एक पुली एज ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे तक आगे जाके ऐसे, मतलब ये जो ट्रॉली ने इसको धागे से ऐसे बांधा, आगे जाके एक किनारे पे है। और किनारे से नीचे आप देख रहे हो दूसरे स्ट्रिंग पे एक मास रखा हुआ, कुछ बक्सा वक्सा रखा हुआ कुछ वजन के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो रहा है अगर हम रिलीज कर दें हैंगिंग मास को, मतलब जैसे ये जो है ना, ये इसको फॉर एग्जांपल हम हाथ से ऐसा छोड़ दे, अभी तो हमने पकड़ रखा होगा, हमने देखा कि देखो दिस एक्टिविटी विल गोना परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू, और अब हम छोड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, अभी आप ध्यान से समझना इस केस में हुआ क्या। तो जब हैंगिंग मास रिलीज करा तो ग्रेविटी ने क्या करा, उसको खींचा नीचे की तरफ। ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी ने से बोला ए नीचे आ, इस तरीके से। जैसे जैसे मास फॉल करा है तो उसने धागे को भी खींचा, इस धागे को खींचा धीरे धीरे, है ना, क्योंकि ये नीचे जाएगा, यहाँ से धागा नीचे जाएगा। तो हुआ क्या उस केस में, जो स्ट्रिंग है उसने ट्रॉली को आगे की तरफ भेजा और ट्रॉली जो है ना वो मूव करनी शुरू हुई टेबल पे। तो जो फॉलिंग मास था ट्रॉली पे उसने उसको भी मूव कराया। अब देखो हुआ क्या, ग्रेविटी ने इसको खींचा, इसने खींचा, धागा इससे कनेक्टेड था, ये अपने आप मोशन में आया। ये मोशन में आया, इसने अपना मोशन का एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था। अब ये इसके साथ साथ घूमेगा, बोलेगा भैया हमको कहाँ लेके जा रहे हो, इस तरीके से। और थोड़ी देर बाद हो सकता है जितना वो मास हो उस तरीके से, इसको थोड़ी देर बाद हमने ऑब्जर्व करा ये यहाँ आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ। क्यों, क्योंकि ट्रॉली इसको आगे तक लेकर आई, यानी कि एनर्जी, ट्रॉली ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी रेल की गाड़ी के डब्बे ने। क्या हुआ, ट्रॉली जैसे जैसे आ गया ये वुडन ब्लॉक को हिट करी और फिर वो जो है अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ थोड़ा सा। तो ये सेटअप इंपॉर्टेंट क्यों है कि दिखाया कि जो ट्रॉली है ना वो हिट करने से पहले अपनी पोजीशन पे था, तो उसके पास जो थी एक काइनेटिक एनर्जी जिसने अलाउ करा फोर्स लगाना ब्लॉक पे, जिस वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ और काम हो पाया। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इफ अगर हम वो उसका मास बढ़ा देते तो फिर वो और ज्यादा तेजी से खींचता, है ना।
फॉल्स जो है ना वो ज्यादा फोर्स से गिरता, ट्रॉली ज्यादा फास्ट मूव करती और उसको तेजी से हिट करती, और वो ज्यादा डिस्टेंस और कवर कर पाता, मतलब जो ट्रॉली था ना वो और आगे उसको धक्का दे पाता, और वो जो वुडन ब्लॉक था वो थोड़ा और आगे आ पाता, यानी कि ज्यादा स्पीड, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा वर्क डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, ऐसे एग्जाम्पल बताओ वस्तुओं के जहां पर काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल है भाई, कोई भी चीज गिर रही है ऊपर से, ये ज्यादा दूर चली गई, माफ कर, तो कुछ सेवरल सिचुएशंस हैं, तो क्या हुआ, जैसे इस चीज को ऐसे नीचे, वो कैच नहीं हो पाया था, इसको नीचे छोड़ा है ना, कार स्पीड से चलती हुई है, एक रोलिंग स्टोन पत्थर, कंचा है, या हवाई जहाज उड़ता हुआ हवा में, या पानी का फ्लो होना, या हवा का बहना, इस तरीके से, ये सब भाई काइनेटिक एनर्जी के ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चले आगे। बाकी अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझना है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन तो इससे था, है ना, था कि नहीं था बढ़िया क्वेश्चन, आज इसको हम देख रहे थे प्रैक्टिस पेपर में। तो काइनेटिक एनर्जी जो है कितना एक ऑब्जेक्ट से करता है, मतलब काइंड ऑफ एक तरीके से फॉर्मूले समझेंगे, कितना काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगाएंगे। तो कह रहा है सिंपल सा भाई काम है, काइनेटिक एनर्जी आपको एक तरीके से वर्क डन ही तो दिखा रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आपको कह रहा है कि रिप्लेस कर दो न्यूटन के सेकंड लॉ से। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट को एस एस कहते हो, एफ की जगह आप क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन, और फिर उसके बगल में क्या है, एस है, तो क्या इसका मतलब ये फॉर्मूला है उसका। कह रहा है रुको, थर्ड इक्वेशन फॉर्मूला यूज कर लो, जहां पे आपने पढ़ा होगा मोशन का, थर्ड इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वहां पर आप एस की जगह इसे ये लिख लो, यानी कि आप देखो यहाँ पर जो आपका वर्क डन है उसमें आप इसकी जगह ये लिख दो, डिस्प्लेसमेंट की जगह, ठीक है ना। और ध्यान से देखना आप क्या हो रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हुआ ना, ये इस तरफ ए और इस तरफ ए कट गया, तो वर्क डन क्या बचा, वर्क डन बचा मास है, और ये जो नीचे 2 बच गया तो इसे 1/2 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 1/2 लिख रहे हैं, और अंदर रहा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, क्या लिखा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और उसके बाद अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दिया तो क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और उसने बोला कि भैया ये जो u है ना इसका वैल्यू 0 होने वाला होगा। भैया क्यों होने वाला होगा, अब इस बात को समझते हैं और एट लास्ट ये कंक्लूजन निकलेगा, और इस फॉर्मूले को समझते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। सिचुएशन क्या हुआ भैया कि काइनेटिक एनर्जी मतलब वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का आपने फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट वाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फोर्स का आपको पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, डिस्टेंस की जगह आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से ए की वैल्यू निकालोगे तो ए यहीं रह जाएगा, सॉरी एस की वैल्यू निकालोगे तो एस यहीं रह जाएगा, तो क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यहाँ लिख दोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, इस तरीके से ए से कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, m बचेगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं 1/2 कह दूं, और इनटू में क्या रहेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, है बहुत ध्यान से सुनना, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो होगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। लेकिन अब ध्यान से सुनो मेरे भाई, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। आप सोचो गन है, गन के अंदर जब पिस्टल है, पिस्टल के अंदर जब गोलियां हैं, तो गोलियां एक होगा छोड़ना, और फॉर एग्जांपल आप किसी भी टाइम पे 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, या 5 सेकंड बाद, या इंसान को जब वो दिल पे छू गई या शरीर पे छू गई, उस टाइम पर क्या स्पीड थी और शुरुआत में क्या स्पीड थी उसकी बात करोगे, क्योंकि v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको पता है शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी में हमेशा, ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी में हमेशा शुरुआत की स्पीड तो 0 ही होती है, और फाइनल स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपको पता है जितना आगे जाता है उतना तेज होता जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत की स्पीड 0 के साथ है, तो ये तो पूरा सॉल्व करके सब 0 बन जाएगा, यहाँ पे u की जगह 0, m गुना होगा 0, 1/2 गुना होगा, सब 0 0 0, क्या बच गया सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर, बस खत्म। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर, v मतलब फाइनल स्पीड, बाकी वर्क एनर्जी की थ्योरम है ये, स्टेटमेंट वही, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो हमेशा 0 ही होती है, क्या काम करना है उसमें, है कि नहीं। अगर वर्क डन किसी ऑब्जेक्ट पे हुआ है तो उसका स्पीड चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए जो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो उसका स्पीड हमेशा बढ़ता ही है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा बढ़ती है, लेकिन नेगेटिव वर्क भी होते हैं,
कभी कभी अगर स्पीड डिक्रीज होती जाए तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, इसका मतलब वर्क डन जो हुआ है वो डिसअपियर हो जाएगा, वो डिसअपियर नहीं होगा, वो आपको किसी और ऑब्जेक्ट पे काइनेटिक एनर्जी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक चीज का स्पीड कम होता जा रहा है और उसके साथ साथ वो उसका काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब वो किसी और ऑब्जेक्ट को अपना एनर्जी ट्रांसफर कर चुका है। ठीक है, केस वन आओ बात करते हैं। ऑब्जेक्ट शुरू होगा रेस्ट से, आपको ये बात पता है, गन है, गन के अंदर गोली है, ठा, उससे पहले तो जब अभी रेस्ट पोजीशन पे ये एनर्जी स्टोर हो रखी है, एनर्जी स्टोर हो रखी है, तो शुरुआत में जो ऑब्जेक्ट है उसका शुरुआत का एनर्जी जीरो कहता है। क्यों? क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रखा ना, या फिर आप ऐसा कह लो कि ऑब्जेक्ट अभी मूव करना स्टार्ट करेगा तो एनर्जी गेन करेगा, उस केस में वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो पहले केस में तो एनर्जी जीरो रहेगी ना, क्यों? क्योंकि आप रेस्ट से शुरू करोगे, स्पीड उस केस में जीरो होगी, स्पीड तो बढ़नी शुरू होगी, स्पीड बढ़ेगी, मास तो उतना ही है, चलो स्पीड बढ़ेगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमें कहती है कि वर्क डन इंक्रीज या डिक्रीज जो है ना, इंक्रीज या डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी वस्तु का अगर आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो या काइनेटिक एनर्जी घटाते हो, वो दोनों ही वर्क डन है एक तरीके से। और द अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब ये वाली बात ध्यान समझना, जो आपका वर्क डन है ना वो कितना हुआ वो डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी कितना था, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़िया वर्क डन, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। कम वर्क काइनेटिक एनर्जी कम वर्क डन, तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी आपस में डायरेक्टली रिलेट करती है, ये हमारी वर्क डन थ्योरम, मतलब क्या कहते हैं, हाँ वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है। अब ध्यान से सुनो, केस टू में अगर आप स्पीड बढ़ा दो तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप उसमें वस्तु जो है ना वो एक्सेलरेट कर रहा है, अपनी स्पीड कंटिन्यूस चेंज कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो जो फोर्स आप लगा रखे हो मोशन पे वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो फोर्स के द्वारा जो भी हमारे को वर्क डन नजर आ रहा है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो फोर्स आप कर रहे हो ना वो पॉजिटिव लगा रहे हो उस ऑब्जेक्ट पे, यानी कि वर्क इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क। मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी पे वर्क बढ़ा रहे हो तो वो एक तरीके से वर्क ही है यार, वर्क या फिर इतना समझ लो, जो वर्क डन हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो हमेशा एडिशनल काइनेटिक एनर्जी नजर आती है, एक तरीके जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगाओगे वो उतना ही वर्क डन नजर होता हुआ नजर आएगा। केस थ्री है, मतलब सिंपल है, स्पीड बढ़ा दो, एक्सेलरेशन दिखा दो, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दिखेगी। उसके बाद पहला केस पढ़ा था हमने कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है, उस टाइम पे स्पीड जीरो होती है, कुछ होती नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी वो एक तरीके से गेन करता है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी अपनी जीरो ही निकलती है। लेकिन अगर स्पीड कम होती जाए तो वो नेगेटिव वर्क कहलाता है। नेगेटिव वर्क क्यों कहलाता है? कहता है मान लो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी किसी स्पीड से मूव कर रहा है, अब हुआ क्या, जो फोर्स लग रहा है ना वो उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो उस केस में फोर्स तो जो वस्तु का है जो स्पीड कम कर देगा। फॉर एग्जांपल पहले कोई चीज मोशन में थी, अब हुआ क्या, वो मोशन में थी कोई चीज, अब इस टाइम पर वो चीज मोशन में जो है वो उसका क्या हुआ, अपोजिट फोर्स लग गया कोई, अपोजिट फोर्स लगने से आपको पता है वो वस्तु धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे क्यों हो जाएगी, उसकी स्पीड गिर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अपने आप डिक्रीज होने लग जाएगी। तो जो फोर्स आपने लगाया वो मोशन को अपोज कर रहा है, वर्क डन जो भी लगाया गया फोर्स पे वो नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है बिकॉज द फोर्स डज नेगेटिव वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, बस खत्म बात। बाकी वर्क एक तरीके से उस केस में इक्वल हो जाएगा जो भी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है वर्क डन में, ठीक है। बाकी एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसके बाद हम चलेंगे हमारे पोटेंशियल एनर्जी पे, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन में लिखा है उसने व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड, कितना वर्क रिक्वायर्ड पड़ेगा जहां पर हमने एक गाड़ी है उसकी स्पीड 30 से 60 बढ़ाई है, मतलब कितना वर्क लगेगा। मैंने एक गाड़ी है उसकी स्पीड दो केस में, यहाँ पर अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से यहाँ तक जो मैंने वर्क डन किया है वो मुझसे मांगा है और वो मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इस केस में कितना वर्क डन हो रखा था और इस केस में कितना वर्क डन हो रखा है, दोनों को निकाल के माइनस कर दूंगा, काम खत्म। सबसे पहले मैं 30 वाला निकालता हूँ। इस केस में सोचो ना, जीरो पे आपकी गाड़ी होगी रेस्ट और वहां से आपने 30 तक तो निकाली होगी, यानी कि इस टाइम पे आपकी फाइनल स्पीड v है एक तरीके से, v1 मान लो। इस केस में आपकी फाइनल स्पीड क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, तो हाफ m कितना हो जाएगा 1500 और v मतलब 30 हो जाएगा,
लेकिन आपको पता ही है 30 नहीं होना चाहिए, ये किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आपको 5/18 से गुना करना है। ये याद रख लेना कि कभी भी किलोमीटर पर आवर हो और मीटर पर सेकंड जाना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। 6 के पहाड़े में 3 नंबर पे, 6 के पहाड़े में 5 नंबर पे, 5 5 पंजे 25/3, यानी कि इस केस में जो स्पीड होगी वो 25/3 का होल स्क्वायर होगी, जो कि 2 बार करके आएगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं यहाँ से। आपका आंसर आ जाएगा 5000 यहाँ पर 52,083.33 जूल। लेकिन फिर आप दूसरा केस करोगे, अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे इस वाले केस की, क्योंकि यहाँ का आपका वर्क डन 52,000 के आसपास आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ का वर्क डन कितना होगा वो निकालना है, और दोनों में कितना वर्क डन के अंदर चेंज आया है बताना है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं 5 जूल का वर्क डन कर रहा था, यहाँ 10 जूल का, तो नेट जो मैं वर्क डन हुआ मेरा वो 5 जूल का हुआ ना इस दौरान। मुझे तो दोनों को माइनस करके बताना है, यानी कि यहाँ का तो वर्क डन हो गया, अब यहाँ का निकालते हैं। अब यहाँ का वर्क डन निकालते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ का वर्क डन जो हम निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला सेम है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। वो इस बार एम जो है वो मास जो था आपका, स्पीड जो था वो आपका 60 था, लेकिन 60 को फिर आप 5/18 से गुना करोगे, और उस केस में आपका ये 3 और ये 10 हो जाएगा, तो उस हिसाब से हो जाएगा 50/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 50/3 हो जाएगा। और यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा 2 लाख के आसपास। बाकी फिर ये 2 लाख के आसपास से 52 हटाओगे तो 1,56,250 जूल नेट वर्क डन जो हुआ है वो आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, फिर इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये क्या है ध्यान से समझना। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। ये ऐसी एनर्जी है जो पोजेस करी जाती है एक ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से। मतलब एनर्जी जो है ना वो एनर्जी थी ड्यू टू इट्स मोशन, ये एनर्जी है ड्यू टू इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी नजर आएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो सकता है मूव ना कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर फिर भी एनर्जी होगी, ठीक है ना। ये एक सर्टेन हाइट पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था बाल्टी वाला एग्जांपल, ठीक है ना। उसका शेप हो सकता है चेंज हो जाए, अगर शेप उसको कंप्रेस करके रख रखा है, जैसे किसी चीज को हम ऐसे दबा के रखते हैं फिर एकदम से छोड़ते तो वो जो दबा के रख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, उसको स्ट्रेच करके रख रखा है, कंप्रेस करके रख रखा है, यानी कि उसके अंदर हम एक एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, और वो एनर्जी कौन सी कन्वर्ट मतलब स्टोर करके रख रखा है, पोटेंशियल। जैसे रिलीज करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, वो चीज। अगर ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है, इफ ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क लेटर बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और शेप, इट हैज पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर बाद में जाके वो ऑब्जेक्ट काम कर सके क्योंकि उसकी वो पोजिशन शेप ऐसी है, तो इसका मतलब उसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल क्यों कहा जाता है, पोटेंशियल मतलब काबिलियत है ना। तो जो ऑब्जेक्ट है पोटेंशियल, वो मतलब कि कोई काम कर सके ये भविष्य में, उसका मतलब ये होता है। इट मे नॉट बी डूइंग वर्क राइट नाउ बट इट कैन डू वर्क व्हेन इट इज रिलीज्ड। अभी तो वो मतलब जैसे पानी भर के ऊपर रख दो, स्टोर कर दिया, तो अभी क्या है, वो अभी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रखी है, अभी वो काम ना कर सके, लेकिन जैसे हम उसको रिलीज करेंगे तो हम समझ रहे ना, तो वो स्टोर करता है एनर्जी को, ठीक है ना। जैसे एक रबर बैंड है, होल्ड कर रखा है ना, तो स्ट्रेच करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे, तो रिलीज जब तक स्ट्रेच कर रखा है वो लंबा होता जा रहा है, जब रिलीज करेंगे वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ये दिखाएगा कि आप ओरिजिनल शेप में ला रहे हो, तो इसका मतलब आपने एनर्जी स्टोर कर रखी थी फोर्स लगा के उसके अंदर, ठीक है ना। तो एनर्जी जो है इसके अंदर आती कहाँ से है, तो देखो आप इसके अंदर जैसे स्ट्रेचिंग कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने एनर्जी स्टोर करी थी रबर बैंड में। तो स्टोर एनर्जी जो होती है ना, उसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। बाकी एक एक्टिविटी दिखा रखी है स्लिंग शॉट, यही है क्या स्लिंग शॉट, हाँ यही है स्लिंग शॉट, जो स्लिंकी कहलाता है। क्या कर रखा है देखो, होल्ड वन एंड ऑफ द स्लिंग शॉट, पुल द अदर एंड, मतलब एक को होल्ड करा और एक को ऐसे दबाया, समझ रहे इस तरीके से, है ना। देखो एक नॉर्मल है, एक हाथ से पकड़ा और एक हाथ से उसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर रिलीज कर रहे हैं, क्या होगा, एकदम से पीछे जाएगा, है ना, झटके में इस तरीके से। तो उस केस में क्या होगा, जब आप रिलीज करोगे तो स्टोर एनर्जी कन्वर्ट करेगी मोशन के अंदर और क्विकली दूसरे ओरिजिनल रेस्टिंग पोजीशन तक जाएगी, और वो फिर काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगी। ये दिखाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक में चेंज हो रही है, ठीक है ना। चले आगे। बाकी एक टॉय कार है, ठीक है ना, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन यू विंड द की ऑफ द टॉय कार, ठीक है ना, मतलब वो चाबी वाला हिसाब किताब है शायद, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे खेला कभी वो चाबी लगाई है गाड़ी में, चाबी लगा रहे हैं तो हम स्टोर करते जा रहे हैं, कौन सी एनर्जी, जान लगा रहे हैं, फिर हम उसको हटा देंगे तो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, बस खत्म है। चले आगे। वो इलास्टिक पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है ना। चलो, व्हेन यू प्लेस द कार ऑन द ग्राउंड एंड रिलीज इट, ये वही एक्टिविटी चल रही है। अब ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं।
ग्रेविटेशन वाली जैसे मान लो ये जहां पे रखी हुई है, इसको उठा के यहाँ रख दो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने हाइट पे रखा, तो आपने ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको स्टोर करा, तो इसमें भी एनर्जी है। क्यों? टेबल हटा के देख लो, या इतनी दूरी से इसको ऊपर नीचे नीचे छोड़ो। भाई एक बक्सा है, उसको मैं नीचे रख दूं और एक बक्सा उसको मैं उठा के इतनी ऊपर ले आऊं, तो उन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि उस टाइम पर वहां पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, उसमें कुछ स्टोर नहीं हो रखा, वो सरफेस को ऑलरेडी टच कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जितना ऊपर मैं लेता जाऊंगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं बढ़ाता जाऊंगा। और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राउंड लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ज्यादा स्टोर करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। और उसी टाइम पे क्या अभी वो रेस्ट पोजीशन पे है? हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे? जीरो। क्यों? क्योंकि वो मोशन में नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको नीचे छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी बढ़ने लग जाएगी। फिर थोड़ा और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा और बढ़ेगी, और काइनेटिक थोड़ी और सॉरी पोटेंशियल थोड़ा और कम हो जाएगी और काइनेटिक थोड़ा और बढ़ जाएगी। और जब नीचे आएंगे तो पोटेंशियल हो जाएगी जीरो, लेकिन काइनेटिक अपने मैक्स पे आ जाएगी। और यही चारों स्टेप मिला के क्या बनाते हैं? कलम पे पढ़ा था, मैकेनिकल एनर्जी, है कि नहीं? क्योंकि हर केस में वैल्यू सेम आएगी, हर केस में वैल्यू सेम आएगी। फॉर एग्जांपल पहले में पोटेंशियल 100 जूल है और काइनेटिक जीरो है, तो अगले में हो सकता है 75-25, अगले में हो सकता है 50-50, अगले में हो सकता है पोटेंशियल जीरो और काइनेटिक 100, ताकि मैकेनिकल एनर्जी सेम रहे। एनर्जी ना तो कोई बनाई जा सकती ना कभी घटाई जा सकती, ये सिर्फ स्टोर की जा सकती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आ गया? ग्रेविटेशनल वाला ऊपर से छोड़ दो, जो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टोर कर रहे हैं। सवाल है कि हाइट मैटर क्यों करती है? तो अगर आप जितना ज्यादा ऊंचा उठाओगे उतना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई, जितनी ज्यादा ताकत लगाओगे उतना ही तो ऊंचा उठा पाओगे। तो ज्यादा एनर्जी क्या हो रही होगी? ट्रांसफर हो रही होगी, और ज्यादा एनर्जी उस वस्तु में स्टोर होती जा रही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसीलिए ज्यादा हाइट ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो जैसे यहाँ पे है एक बो एंड एरो की एक्टिविटी दे रखी है, ये पोटेंशियल एनर्जी बन रही कि नहीं बन रही? जितना पीछे लेके जाएगा है। और फिर ये काइनेटिक एनर्जी। अच्छा ये बताओ, बॉल है, आप मैंने कहा कि कैच करना, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ से हाथ नीचे घुमाया और फिर जान लगाई, ये हाथ पीछे क्यों करा? आप कहोगे भैया ज्यादा ऊपर थ्रो करने के लिए। तो एक तरीके से हुआ क्या कि मैंने यहां से इसको खींचा, जितना ज्यादा मैं जान लगाऊंगा बॉल उतना ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ला रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि वो काइनेटिक में ज्यादा तेज कन्वर्ट हो। वो ऊपर जाएगा, टॉप पे पहुंच जाएगा, उस टाइम पर फिर वो नीचे आएगा, वो ग्रेविटी का रोल है। लेकिन पोटेंशियल मेरे हाथ में थी, मैंने कहा बॉल फेंकनी है, बहुत तेज फेंकनी है, बस हाथ ऐसे ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, पीछे नहीं ला सकते, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते, यहीं से फेंको। ऐसे कर रहे होगे, ऐसे, सिर्फ ऐसे, है ना? तो समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? तो ये केस है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी का ये, ठीक है ना, बो एंड एरो वाला। तो इस पे ऑलरेडी देख के समझ आ रहा है, तो इस पे बात नहीं करते ज्यादा। बाकी पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स की बात करते हैं। तो एक होती है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एक होती है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वो स्ट्रेच या कंप्रेशन की वजह से, और एक होती है ग्रेविटी की वजह से। खत्म, इस पे क्या बात करेंगे, ऑलरेडी पढ़ तो ली ऊपर। एक ग्रेविटी वाली पोटेंशियल एनर्जी और एक कौन सी? इलास्टिक। इलास्टिक वो इसको स्ट्रेच करके या कंप्रेस करके फिर छोड़ दो एकदम से, तो वो स्पॉन्जीनेस नहीं हो जाता, वो वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट गेन एनर्जी व्हेन रेज्ड? जैसे उसको ऊपर लेते जा रहे हैं, क्यों? तो भाई सिंपल सी तो बात है, उसको हम जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं, हम उसका उस पर फोर्स लगा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या उसमें फोर्स डाल रहे हो आप? कोई चीज उठा रहे हो, क्या उसमें फोर्स लगा रहे हो आप? हाँ भाई लगा तो रहे हैं, खींच रहे ना, ऊपर खींच रहे हैं। जितना ज्यादा ऊपर खींचते जाओगे आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, ज्यादा ताकत लगा रहे हो, आप एनर्जी ज्यादा रिलीज कर रहे हो उसके अंदर। तो जो वर्क है वो वर्क डन ट्रांसफर कर देता है एनर्जी। और जैसे जैसे हम उसको जितना ऊपर लेके जाएंगे, कोई गुब्बारा है, उसको ऊपर से जब आप नीचे फेंकते हो तो तेज फटता किसी को, है ना? नॉर्मली यहाँ से ऐसा हाथ में फेंक दो, ज्यादा तेज नहीं होगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ी छोटी दूरी से भी नीचे बॉल गुब्बारा फेंकते हैं, तो वो नहीं फटेगा, लेकिन थोड़ा ऊपर से फेंक देंगे तो फट जाएगा, ठीक है ना? क्यों? कितने ज्यादा हाइट है, ज्यादा अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके गए, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ज्यादा एनर्जी स्टोर हुई है उस वस्तु में, और वो ग्रेविटी वाला पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना?
तो जो एनर्जी स्टोर करी जाती है इसके इस वाले केस में जो हमने पढ़ा वो ग्रेविटेशनल कहलाती है। बाकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर परिभाषा पढ़े तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट की वो जनरली इक्वल होती है टू द वर्क डन इन रेजिंग टू इट। कोई पूछे कि कैसे निकालोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल सी बात है, जितनी मेहनत मैं उसको ऊपर उठाने में कर रहा हूं और यहां तक मैंने ऊपर उठा लिया तो अब मैं कहूंगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ है या नहीं है। आप कहोगे भैया कुछ तो है। मैं कहा कितनी है, आप कह रहे भैया जितनी आपने मेहनत इसको ऊपर उठाने में की है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बस खत्म बात, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जितना ही मैं इसे रिलीज कर दूंगा और जितना ये नीचे जाएगा तो जब ये सरफेस को हिट करेगा, या फिर अलग अलग स्टेजेस में भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन जब वो सरफेस को हिट करेगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और वो मैक्स काइनेटिक एनर्जी होगी। बाकी हाइट जो भी थी ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसका मतलब जो भी एनर्जी स्टोर हुई है उस ऑब्जेक्ट में उसकी हाइट की वजह से इज इक्वल टू द वर्क डन टू लिफ्ट इट। ठीक है ना, चलते हैं बाकी इसके फॉर्मूले के ऊपर बात कर लेते हैं। कंसीडर एक ऑब्जेक्ट जो है उसका मास आप लिफ्ट कर रहे हो उसको हाइट पे, तो जब आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात आप एक फोर्स लेके जा रहे हो और वो उसके वजन के बराबर ही फोर्स है, जितना वो होगा उसका उतना ही वजन आप लगा रहे होगे। तो हमें पता है वेट का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो फोर्स की जरूरत है वो एक तरीके से मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन इसमें एक चीज और इन्वॉल्व हो रही है, हाइट। भाई डिपेंड भी तो कर रहा है ना हाइट। देखो वस्तु है उसका मास ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं उठा रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि उसमें मैं कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे मैं ऊपर उठाता जाऊंगा उठाता जाऊंगा उठाता जाऊंगा तो जान किस में ज्यादा लगेगी, इतना उठाने में या इतना उठाने में। आपको ज्यादा ऊपर उठाना, तो हाइट मैटर कर रही है कि नहीं कर रही, वो चीज भी है। ठीक है ना। तो जब आप इसका फॉर्मूला पढ़ोगे तो इसका फॉर्मूला जो होगा ना वो m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब किस रेट से ऊपर उठा रहा हूँ, किस रेट से स्पीड चेंज कर रहा हूँ, और उसका मास ऑब्वियसली कितना उस वस्तु का मास है जो मैं ऊपर उठा रहा हूँ, और हाइट कितना दूरी तक मैंने ऊपर उठाया। ठीक है ना। तो वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, फोर्स का फॉर्मूला तो मास इंटू एक्सेलरेशन है ग्रेविटी वाला, और डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट। इसका जो आपने जैसे जनरली मान लो फॉर एग्जांपल आपने जैसे काइनेटिक एनर्जी की जब बात करी होगी ना, तो मैं काइनेटिक की भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। काइनेटिक एनर्जी में भी वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही था। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट हाइट वाला तो नहीं होगा ना, वहां डिस्प्लेसमेंट को मोशन के अकॉर्डिंग है तो एस वाला कहेंगे। एस का फॉर्मूला थोड़ा बहुत पता है किससे निकालते थे, वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये होता था। यहां से इसका एस निकालूंगा तो क्या होगा देखना, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है ना। इसके बाद वर्क डन है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन, या मास इंटू जी नहीं आएगा क्योंकि ग्रेविटी वाला हिसाब किताब नहीं है, और डी की जगह क्या लिख दोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है ना। ए से ए कट जाएगा, ये जो एक तरीके से 1/2 है इसको बाहर कर लो। ठीक है ना। और साथ में इसके m कर लो, और अंदर ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, 1/2 m को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। लेकिन ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दो फेज में ऑब्जर्व कर सकते हो। मैंने कहा ये गन है, इस गन में गोली है, गोली इस टाइम पर स्टोर्ड हो रखी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्स। काइनेटिक एनर्जी क्या है, शुरुआती स्पीड क्या होगी, जीरो। ये शुरुआती स्पीड ही तो है। जब आप 0 सेकंड से ऑब्जर्व करना शुरू करोगे काइनेटिक एनर्जी, तो हमेशा 0 सेकंड मतलब शुरुआती सेकंड में क्या होगी, इनिशियल स्पीड क्या होगी, हमेशा उसकी जीरो होगी। तो ये u क्या हो जाएगा, जिस वजह से पूरा क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड मैक्स होगी, है ना। तो इसलिए सिर्फ फॉर्मूला रह जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। आप जब वीडियो देखोगे तो मैंने काइनेटिक को अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चलो पोटेंशियल बता रहे तो काइनेटिक भी बता देता हूँ। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ये ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ग्रेविटी वाला पी एम इंटू जी इंटू एच। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ज्यादा वजन रखोगे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्योंकि भाई जितना ज्यादा वजन होगा वो उतनी तेजी से नीचे गिरेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज्यादा स्टोर रहेगी। ज्यादा हाइट भी रखोगे पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा स्टोर करनी पड़ेगी। भाई सिंपल सी चीज है, कोई चीज भारी है उसको उठा के यहाँ रखना है, और कोई चीज हल्की है उसको उठा के, तो ज्यादा एनर्जी किस में स्टोर होगी आपको, जो भारी होगी उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, और ज्यादा हाइट की जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी फिर उतना ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, है ना। और यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है हाइट पे, बट हाइट जो होती है ना वो हमेशा
किसी चीज से रिलेटिव समथिंग होती है, मतलब आपको एक रेफरेंस लेवल तो लेना ही पड़ेगा जहां आप कहो कि पोटेंशियल एनर्जी इस लेवल पे 0 थी और इस लेवल पे, मतलब रेफरेंस लेवल मतलब इन द सेंस कि या तो जमीन या ये टेबल या इसके ऊपर छत, जरूरी थोड़ा ना हर चीज जमीन से शुरू होगी। अगर मैं इस सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी को नापूंगा, नापना शुरू करूंगा, यहां से मैं हाइट नापना शुरू करूंगा यहां तक, तो इस केस में यहां पर ये रेफरेंस हाइट है, रेफरेंस लेवल है ये, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या होगी, 0 होगी, कोई हाइट नहीं होगी, तो बस वो वही कहा कि एक रेफरेंस लेवल भी होना जरूरी है। बाकी अगर ग्राउंड लेवल, हाँ ग्राउंड लेवल कुछ भी होगा वो आप 0 लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में ग्राउंड लेवल पे 0 होगी, ठीक है ना। और अगर आप उसको टेबल ले रहे हो 0 लेवल पे तो वहां पे वो 0 होगा, और हो सकता है टेबल ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर हो, लेकिन रेफरेंस लेवल तो 0 ही होगा ना, क्योंकि रख किस पे रहे हो, टेबल पे, तो ये आपका भी सरफेस माना जाएगा, ये आपका रेफरेंस लेवल माना जाएगा, ना कि जमीन मानी जाएगी। मैंने कहा यहां जमीन से, मैंने कहा ध्यान सुनना, मैंने कहा एक टेबल थी 2 मीटर ऊंची, मैंने कहा जमीन थी जमीन से एक वस्तु ऊपर 3 मीटर ऊंची है, तो बताओ उसका जैसे पोटेंशियल एनर्जी इस टेबल से कितना होगा, तो आप हाइट कितनी मानोगे, 3 या 2, कितनी मानोगे। यहां से एक चीज 3 मीटर है, यहां से 2 मीटर है, 1 मानेंगे। मैंने टेबल से पोटेंशियल एनर्जी पूछी, यहां से कोई चीज उठाओ यहां तक कितनी है, 3, लेकिन ये जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 2, यानी कि इतना हिस्सा, हमें इसको तो लेना देना ही नहीं है कोई, हमें तो सिर्फ इतनी हाइट का लेना देना है, और इतनी हाइट क्या होगी, 1, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बाकी कहता है कंसीडर करो प्लेस ऑन द ग्राउंड इज, मतलब ग्राउंड से कोई चीज बिलो 2 मीटर है, मतलब दैट द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द ग्राउंड इज 2 मीटर बिलो द टेबल, मतलब जो भी ग्राउंड है वो 2 मीटर नीचे, हाँ ठीक है ध्यान से सुनना, व्हाट हैपेंस बिलो द टेबल, ये तो टेबल के ऊपर ले लिया, टेबल को 0 लेवल ले लिया, ये ग्राउंड को 0 लेवल ले लिया, क्या होगा अगर हम बिलो द टेबल के ऊपर बात करें, मतलब बिलो द टेबल के नीचे, मतलब टेबल के नीचे बात करें। कंसीडर करो जो वस्तु है उसे ग्राउंड पे रखा गया, लेकिन 2 मीटर बिलो द टेबल, टेबल के 2 मीटर नीचे रखा गया, ठीक है, तो उस केस में जो हाइट होगी टेबल से अगर आप कंपेयर करोगे तो वो केस में हाइट -2 मीटर हो जाएगी, और उस केस में आपका जो पी है पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को इग्नोर करना, क्वेश्चन जैसा भी आएगा उसमें हम नेगेटिव निकाल लेंगे या नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि वो एक यहाँ से नीचे का केस हो गया और यहाँ से ऊपर का केस हो गया, बात एक ही है, उसको फिर आप ग्राउंड को रेफरेंस लेवल लिख के पॉजिटिव आंसर कर सकते हो। कोई चीज यहाँ से 2 मीटर नीचे है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से ऊपर कितनी होगी ये चीज, 2 मीटर, यहाँ से -2 वहां से +2, बात एक ही है, डिपेंड करता है रेफरेंस लेवल, अगर रेफरेंस लेवल टेबल ही मान रहे हो तो उस केस में ग्राउंड पे अगर कोई चीज है तो वो जायज बात है नेगेटिव हाइट है, लेकिन कोई चीज टेबल से ऊपर है और टेबल को आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो तो वो उसकी हाइट प्लस में है। क्या समझ पा रहे हो नेगेटिव क्यों होगी, नेगेटिव इसलिए क्योंकि आपने रेफरेंस लेवल जो है ना वो थोड़ा सा मतलब वो ऊपर रख लिया रेफरेंस लेवल, और ग्राउंड नीचे था, इस तरीके से जहां पे वो वस्तु रखी हुई थी, यानी कि ये रेफरेंस लेवल है, यहां से वस्तु ऊपर भी हो सकती है और ये रेफरेंस लेवल से वस्तु नीचे भी हो सकती है, अगर नीचे होगी तो आपका उस केस में हाइट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ऊपर होगी तो हाइट पॉजिटिव हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है व्हाट डज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली मीन, मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। इट डज नॉट मीन कि नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है, बस वो फर्क इतना है कि आपने जो रेफरेंस लेवल लिया है ना, जो लेवल आपने लिया ग्रेविटी वाले का, वो आपने 0 लेवल जो लिया है ना वो ऑब्जेक्ट से नीचे लिया है, यहाँ आपकी वस्तु है, या फिर फॉर एग्जांपल ये आपका रेफरेंस लेवल है और वस्तु उससे नीचे है, रेफरेंस लेवल था अब तक हमेशा आप हाइट ऊपर ही रख रहे थे, लेकिन इस बार जो रेफरेंस लेवल है उससे आप वस्तु को नीचे रख रहे हो, बस इतना फर्क है। अगर आप मान लो उसको ग्राउंड से टेबल तक उठाओगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको एक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जो इक्वल होगी mgh के, और उसके लिए आपको कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, तो जब आप लिफ्ट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि टेबल लेवल 0 था, यानी कि फॉर एग्जांपल ये टेबल लेवल है, ये टेबल लेवल है और वस्तु नीचे है, तो आपको इसे उठा के एक तरीके से ऊपर रखना है, पोटेंशियल एनर्जी बनानी है, कन्वर्ट करनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो उस केस में आपकी हाइट पहली बात नेगेटिव है,
लेकिन आप धीरे 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 यहाँ तक पहुंचोगे, तो यहाँ पर आप नीचे से यहाँ पहुंच रहे हो, तो नीचे से यहाँ पहुंचना इन द सेंस कि आप यहाँ पर जब पहुंचोगे ना, तो आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी वापस मैक्सिमम नहीं करोगे, यहाँ पे आके रेफरेंस लेवल पे तो आके हमेशा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बस ये बात एक्सप्लेन करिए। सो इवन दो भले पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे नेगेटिव है, लेकिन जो डिफरेंस है ना वो हमेशा mgh रहेगा, जो भी आपने अमाउंट किया है उसको वो समझ लेंगे। बाकी डिफरेंस मैटर क्यों करता है ये हम समझ लेंगे अभी, पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल और इनिशियल में क्या डिफरेंस था, ठीक है ना, जो हमें ये बताएगा भी कि इस लेवल पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे इस लेवल पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है और इस पे क्या है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो पता चल जाएगा आपने कितना वर्क डन किया, काम कितना किया आपने, ये पता चल जाएगा। चलो टेबल, मतलब ये ग्राउंड है, नीचे जमीन है, ये फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है और ये टेबल है इतनी ऊंची पर, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड से टेबल पे उठा के रख रहे हैं, ग्राउंड से किसी चीज को टेबल पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है, ग्राउंड, फाइनल पोजीशन क्या होगी, टेबल। तो सपोज इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्वियसली बात है -20 होगा, क्योंकि हाइट उस टाइम पर नेगेटिव होगी। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी, रेफरेंस पॉइंट है, तो उसमें तो हाइट आपकी जीरो आ जाएगी, मास और ग्रेविटी कितना भी हो, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज बताओगे, आप कहोगे भैया फाइनल में से हमेशा शुरुआत की माइनस करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उसमें माइनस करेंगे क्या, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी जो कि क्या है माइनस का 20, आंसर क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल से इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब आपने 20 जूल का वर्क सप्लाई करा, और ये करेक्ट है फॉर लिफ्टिंग अपवर्ड। तो इसमें एक तरीके से जितना वर्क हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी जितना इंक्रीज हुआ उसी पे बात हुई। -20 से कितना जूल आ गए, 0 जूल, यानी कि आपने कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई ना, तभी तो नेगेटिव से वापस जीरो पे आए, कितना बढ़ाई 20 जूल बढ़ाई, और वही आपका पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम इसे टेबल से ग्राउंड की तरफ अगर फॉल कराए, नीचे ऊपर से नीचे फॉल करे, नीचे तो नीचे से उठा के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ला रहे थे, लेकिन ऊपर से नीचे लेके जाए, तो अब आपकी इनिशियल तो जीरो ही है, शुरुआत की आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपकी जब आपने इसको ग्राउंड पे रख रखा है पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन नीचे लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। उस केस में आप फाइनल में इनिशियल माइनस करते हो, फाइनल में आप क्या माइनस करोगे -20, और उसमें क्या माइनस करोगे इनिशियल, उसमें आपका -20 जूल आ जाएगा। अब आपका आंसर ही -20 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया क्या एनर्जी नेगेटिव है, नहीं, इसका मतलब हुआ कि आप बस इतना बोल देना कि 20 जूल एनर्जी कम हो गई, 20 जूल की एनर्जी कम हो गई, इसका मतलब 20 जूल एनर्जी जो है ना वो स्टोर कर रही थी एक हाइट पे, और उसको अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब टॉप पे था स्टोर था, काइनेटिक एनर्जी जीरो था और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, जब वो नीचे सरफेस पे गिरा होगा उस टाइम पे पोटेंशियल जीरो हो गया होगा और काइनेटिक बढ़ गया होगा। चलो, और कहीं ना कहीं हमने देखा कि एनर्जी कौन सी एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल से काइनेटिक में। चले आगे, बाकी कहता है पाथ डज नॉट मैटर, एक स्ट्रेट था और एक ये इस तरीके से उठा के ऐसे रखा, तो क्या भैया इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखा और इसको फिर ऐसे लेके गया ऐसे लेके गया ऐसे लेके गया, तो ज्यादा मेहनत लगेगी क्या। कहता है दोनों केस में हाइट जो है ना वो क्या कहते हैं उतनी है, ठीक है ना, वर्क डन आपका mgh ही कहलाएगा, ये दिखाएगा कि वो डिपेंड करता है सिर्फ हाइट पे और रास्ते पे नहीं, हाइट पे जैसे इधर ले जाओ फिर इधर ले जाओ फिर इधर ले जाओ फिर इधर ले जाओ, वर्क डन सेम ही होगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं जो सीधा ले जाओ उस केस में तो हाइट दोनों केस में सेम है, तो वर्क डन सेम ही होगा, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा ले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। एनर्जी पोजेस करता है एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास, चलते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका वजन है 10 किलो और उसको एनर्जी उसने 6 मीटर की ऊंचाई पर कितनी स्टोर कर रखी होगी, यहाँ पे बता रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो m इंटू जी इंटू एच होता है बेटा, जी की वैल्यू आपको याद रखनी है, 9.8 या 10 लिख सकते हो, आपको किसी किसी क्वेश्चन में 10 लिखवा देता है, डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन में तो लिख लेना, नहीं तो 9.8 नहीं तो 10 डाल देना। तो 10 इंटू आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी वाले चैप्टर में 9.8 और मल्टीप्लाई में हाइट 6, आंसर निकाला 588 जूल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो, एनर्जी यहाँ कितनी स्टोर हो गई। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 12 केजी और उसको एक ग्राउंड से ऊपर हाइट पे रखा और पोटेंशियल एनर्जी बता दी आपको 480 जूल है, तो कह रहा हाइट बताओ और जी आपको 10 लिखना है, तो आप लिखोगे m इंटू जी इंटू एच किसके बराबर है 480, मास कितना है 12, ग्रेविटी 10 है और इंटू में हाइट 120, हाइट कितनी हो जाएगी 4 मीटर, क्योंकि 120 से 480 जब डिवाइड होगा तो आंसर 4 आ जाएगा, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। चलें आगे,
चलो, क्या जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो सब इनकन्वर्टिबल है? देखो, एनर्जी जो होती है ना वो अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, बट आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, कैसे? अगर आप किसी वस्तु को गिरा दो। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अगर आप फ्यूल जला दो तो एक एक्सोथर्मिक रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। जब भी कोई रिएक्शन करते हैं ना और उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो तो वो केमिकल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हुई है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसमें आप देखते हो बिजली की वजह से लाइट कन्वर्ट हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही मैकेनिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क डन करने से बिजली कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? वो आप देखते हो ना, जनरेटर हो गया या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो गए जो डैम्स के आसपास लगाए जाते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं हम पानी की मदद से वर्क डन कर करके। तो एनर्जी जो होती है वो नेचर में चेंज होती रहती है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है, ध्यान रखना, जो हमने पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। कंजर्वेशन क्या कि ना तो एनर्जी बनाई जा सकती ना एनर्जी डिस्ट्रॉय करी जा सकती, ये सिर्फ इधर से उधर कन्वर्ट हो जाती है। तो कहता है एनर्जी जो है ना वो अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है, ना तो वो बनाई जा सकती ना वो डिस्ट्रॉय करी जा सकती, और यही फंडामेंटल प्रिंसिपल कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऑल्दो एनर्जी जो है ना वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी डिसअपियर नहीं होगी, कि नई एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एक से दूसरी जगह। यानी कि ये कह सकते हो आप किसी केस में, फॉर एग्जांपल अगर आप टोटल एनर्जी की बात कर रहे हो तो उस केस में फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का आंसर ही mgh निकलेगा। एक केस हो सकता है जहां पर आपको क्या कहा गया है, कंसीडर करो ऑब्जेक्ट मास प्लेस्ड एट अ हाइट अबव द ग्राउंड, और उस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्पीड जीरो है, काइनेटिक जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट की वजह से कुछ ना कुछ होगी। काइनेटिक एनर्जी कब जीरो हो सकती है? जब उसकी, नहीं वैसे नहीं, उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जब उसकी स्पीड जीरो हो, वो रेस्ट पोजीशन पर हो, रेस्ट पोजीशन पर हो, है ना। आप देखो ना क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, स्पीड जीरो है, काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पोटेंशियल बोला था क्या मैंने? काइनेटिक ही बोला था ना। काइनेटिक उस टाइम पर क्या हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल कब जीरो हो सकती है? नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जिसे मैंने उसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। वी का वैल्यू क्या, मास तो कभी जीरो होगा नहीं, मास तो कुछ ना कुछ होगा, वी जीरो होने से काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चीज ऐसी हो जो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बना दे? क्या? हाइट। mgh फॉर्मूला है ना, मास कभी जीरो होगा नहीं, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से वो भी हमेशा रहेगा कुछ ना कुछ। हाइट, हाइट जीरो हो सकती है, ग्राउंड पे है कोई चीज तो ग्राउंड पे ही है, और हम कह रहे हैं वस्तु भी वही है, तो उनके बीच में क्या हाइट है? कुछ भी नहीं है, जीरो है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। चले आगे, कहता है अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक वस्तु को धीरे धीरे फॉल कराना शुरू कर रहे हैं, हाइट धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। सेम टाइम पे स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब एक चीज जो टॉप पे है, ठीक है ना, इस तरीके से उसको हम टॉप पे रख रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी, ठीक है ना। देखो इस बात को मैं ऐसा समझाता हूँ बेटा, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, बस इसको मैं समझाता हूँ, फिर मैं आगे इसको स्किप करके चलता रहूंगा। चार फर सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टॉप सरफेस की बात करी है, दैट इज 6 मीटर की ऊंचाई है। फिर यहाँ पर 4 के रख लेते हैं, चलो सॉरी 5 के रख लेते हैं, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, और फिर ये 0 ग्राउंड लेवल है। अलग अलग सिचुएशन है, यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि रेस्ट पोजीशन पर है, स्पीड जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट तो यही है। जब आप इसको यहाँ से छोड़ना शुरू करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से नीचे आती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है। अब इस केस में आप हाइट को क्या मेजर करोगे? 5 मीटर। हाइट को क्या मेजर करोगे? वर्णिका सो तो नहीं रही हो आप, जाग रही हो ना। हाइट कितनी रह जाएगी? अब 5 मीटर रह जाएगी। और
थोड़ा सा स्पीड बढ़ रही है क्योंकि अब मोशन में आ रहा है, मोशन में आया तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी कम होनी शुरू होगी क्योंकि अब हाइट थोड़ी कम हो गई है। इस केस में थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। अब इस केस पे आते हैं जहाँ पोटेंशियल 5 नहीं 4 की हाइट पे हो जाएगी और काइनेटिक इस वजह से जितना नीचे आई उतनी स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे पोटेंशियल एनर्जी 4 पे आई हाइट, तो काइनेटिक थोड़ी और बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही है एक्सेलरेशन की वजह से, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा हाइट के, फिर और कम हो जाएगा, काइनेटिक थोड़ा और बढ़ जाएगी, फिर और कम हो जाएगा, फिर थोड़ा काइनेटिक और बढ़ जाएगी। फिर एक केस आएगा जब पोटेंशियल एनर्जी का जो हाइट है ना वो जीरो हो जाएगा, जिस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा अपनी स्पीड चेंज कर चुकी होगी, वो मैक्सिमम लेवल पे होगी। अगर फर्स्ट केस में 100 जूल का एनर्जी था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ने 100 जूल का एनर्जी रखा और काइनेटिक ने 0 का रखा था, तो अगले केस में पोटेंशियल धीरे धीरे 75 हुआ होगा जैसे ही, तो काइनेटिक जो है ना वो 25 बढ़ गया होगा ताकि मैकेनिकल एनर्जी दोनों की सेम बनी रहे। एनर्जी ना तो कभी गायब होगी ना कभी बनेगी, इधर से उधर ट्रांसफर होगी। अगली बार अगर ये 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा ताकि बैलेंस सो रहे। अगली बार ये 25 हो जाएगा तो ये 75, काइनेटिक बढ़ता जा रहा है। फिर एक केस आएगा पोटेंशियल 0 हो जाएगा और काइनेटिक पूरा 100 हो जाएगा, यानी कि एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है इधर से उधर, समझ रहे हो। चलो, और यही बात को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है ना। इस बात को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये 3 केस हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल 0 हो गया, काइनेटिक मैक्सिमम हो गया। चलें आगे। बाकी मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा ये याद रखनी है, ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, और ये कौन सी है, दोनों को जोड़ेंगे हमेशा वैल्यू कांस्टेंट आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू हर केस में सेम होगी। इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बात कर चुके हैं इस पर ऑलरेडी। पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक 0, काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल 0। और यहां पर कौन सा लॉ फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास नहीं, ठीक है ना। चलो आगे। बाकी रेट ऑफ वर्क हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है, काइनेटिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर धीरे धीरे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या कहते हैं, पावर की, पावर के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ वर्क। तो सपोज 2 लोग हैं, सेम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दोनों लिफ्ट कर रहे हैं सेम वजन सेम हाइट से, वर्क डन दोनों के द्वारा इक्वल है। एक ने 20 सेकंड में किया लेकिन एक ने 50 सेकंड लगाया, काम सेम करा, वजन सेम उठाया सर, लेकिन दोनों को अलग अलग टाइम लगा। आर दे इक्वली एफिशिएंट, नहीं, एक ने फास्ट दूसरे से करा काम, यानी कि वो ज्यादा पावरफुल था। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कितना फास्ट उसने काम किया, यानी कि कितना पावर से काम किया। तो पावर क्या होती है, जो बताती है कि कितना रेट से आप काम कर रहे हो, जो वर्क डन हो रहा है वो कितने रेट पर हो रहा है। रेट मतलब पैसे वाला रेट नहीं, क्या रेट से, कितना पर सेकंड, कितना जल्दी कर रहे हो, इस तरीके से। तो पावर का फॉर्मूला है वर्क और उसको डिवाइड कर दो टाइम से, ठीक है ना। पावर आपको बताता है कितना टाइम आप एक गिवन टाइम में कर रहे हो। पावर डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ऑब्वियसली जितने कम टाइम में जितना ज्यादा काम कर लोगे इट मींस यू हैव मोर पावर, ठीक है ना। इवन अगर वर्क सेम हो तो पावर अलग हो सकती है, दोनों को सेम काम कराया लेकिन पावर अलग हो सकती है, क्योंकि डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। एक ने सेम काम करा 20 सेकंड में, एक ने 50 सेकंड में काम करा, जिसके पास पावर थी उसने जल्दी कर दिया ना। तो यूनिट ऑफ पावर हमेशा वॉट में निकाली जाती है। और ध्यान रखना ये 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को याद रखना है, 1 साल तक अगर याद रख पाओ तो आप ध्यान रखना है। ऐसा यूनिट जो होती है पावर की वो वॉट होती है। 1 वॉट मतलब 1 जूल ऑफ, सोचो ना वर्क हमेशा कैसे निकाला जाता है, 1 जूल में, ठीक है ना। और नीचे टाइम कैसे निकलता है, 1 सेकंड में। तो पावर का 1 वॉट जो है, पावर निकल रही है वो 1 वॉट में निकल रही है। तो 1 वॉट मतलब 1 जूल का काम 1 सेकंड में होना, है ना। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय सेकंड। जितना लार्जर यूनिट अगर आप वॉट की लिखोगे तो 1 किलोवाट, जो आपकी यूनिट निकलती है बिजली का बिल ये सब निकलता है किलोवाट पर आवर, 1000 वॉट रखोगे 1 किलोवाट आ जाएगा। पावर आपको बताती है कितना तेज काम हुआ, कितना एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हुआ, कितना एफिशिएंट इंसान या मशीन है उस काम को करने के लिए। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हम वर्क का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पावर इनटू टाइम, क्योंकि वर्क का मतलब वर्क बाय टाइम था, पावर का फॉर्मूला टाइम को उधर ले गए, तो वर्क डन का फॉर्मूला पावर से भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। और उसके बाद हमने क्या करा,
हमने कहा कि ये सेम हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मतलब ये जो वर्क है, वर्क किस पे डिपेंड कर रही है, एक तरीके से एनर्जी पे तो डिपेंड कर रही है। तो एनर्जी एक तरीके से किसके बराबर है, पावर इनटू टाइम। यानी कि एनर्जी मतलब जूल, जूल किसके साथ आती है, वॉट पर सेकेंड। यानी कि आप पावर की एक यूनिट मल्टीप्लाई यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप जूल के बाद किलो जूल निकालोगे तो किलो वॉट पर आवर निकालोगे। यानी कि कभी आप किलो जूल निकालना चाहते हो, यानी कि कितना एनर्जी लगा आपके बिजली का बिल, आपका जो बिजली का यूनिट है बिजली, वो 1 घंटे में कितना किलो वॉट कंजम्पशन, कितना एनर्जी सप्लाई कर रही है, वो आपका बिजली का बिल बताता है। यानी कि 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, इसका मतलब एक तरीके से वो ये बता रहा है कि 1 घंटे में कितना किलोवाट कंजम्पशन हो रही है। समझ रहे हो? जैसे अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अब ध्यान रखना। 2 लड़कियां थी, दोनों का वजन 400 न्यूटन था और एक वो रस्सी पे क्लाइंब कर रही थी। एक हाइट है जो 8 मीटर है। एक लड़की का नाम ए है, एक लड़की का नाम बी है। लड़की ए ने 20 सेकंड लिया, लड़की बी ने 20 सेकंड लिया। और टास्क जो तो मतलब कहता है व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय, दोनों ने कितना मतलब पावर लगाया। तो पावर का फॉर्मूला अब आप देखो, ध्यान समझना, पावर का फॉर्मूला भी आपने पता लगाया था। पावर इज एक तरीके से पावर अपॉन में टाइम, सॉरी वर्क डिवाइड बाय क्या, टाइम, इज इक्वल टू क्या था आपके पास, पावर था, यही था। अब देखो ध्यान समझना, लड़की ने 400 न्यूटन का उसका खुद का वजन है, उसको चढ़ाई चढ़नी है 8 मीटर की। तो जो वर्क डन कर रही है, क्या आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू हाइट होगा। वर्क डन, वर्क डन भाई वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है ना एक तरीके से, कहीं ना कहीं उसने जो भी काम करा वो एक डिस्टेंस पे करा। कितने डिस्टेंस पे करा भाई, हाइट चढ़ रही है भैया, ये आपको सोचना पड़ेगा खुद से। और फोर्स कितना लगा रही है वो, तो जितना भाई उसका क्या कहते हैं वजन है, ठीक है ना, 400 न्यूटन का उसका वजन है, 8 की हाइट से चलिए, यानी कि उसने जो वर्क डन किया है वो 3200 जूल का किया है। अब ये 3200 जूल का उसका वर्क है, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। वर्क कितना है, 3200 का वर्क किया है और डिवाइड बाय 20 सेकंड में, यानी कि 160 वॉट की पावर से उसने काम किया है। और जो दूसरी लड़की है, अच्छा दोनों लड़कियां सेम ही थी, तो दूसरी वाली ने 3200 डिवाइड बाय 5, उसने 64 वॉट से काम किया। तो लड़की ए ज्यादा पावरफुल है। अब आपके मन में सवाल आएगा भैया ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, ये समझ में नहीं आया, ये कैसे निकाला है ना वर्क का। तो बस बेटा सिंपल सी बात है, वर्क डन आपको फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इंटू क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, सबसे पहला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है, सिंपल सी बात है कि लड़की है वो रस्सी चढ़ रही है यहां से लेकर यहां तक। फोर्स मतलब अपने शरीर को ही तो खींच रही है, यही तो उसके लिए बोझ है अपना शरीर, किसी और उसके साथ कोई और चीज खींच रही है नहीं, फोर्स वो लड़की का वजन है। और डिस्प्लेसमेंट, अब एक और चीज से हिंट दिया, फोर्स में हमेशा कैसे निकलता है, न्यूटन में, तो उसने 400 न्यूटन भी दिया था आपको। और डिस्प्लेसमेंट मतलब कहां से कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, कितना ऊंचाई पे, तो वो उससे पता चल जाएगा उसने कितना काम करा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चले बेटा आगे। एक और क्वेश्चन, एक लड़का है 50 किलो 50 किलो उसका वजन है, और वो सीढ़ी चढ़ रहा है, 45 स्टेप चढ़ रहा है 9 सेकंड में, हर स्टेप 15 सेंटीमीटर का है। तो 45 को 15 से गुणा कर दोगे, पता चल जाएगा कितना चढ़ रहा है। उसकी पावर जो है ना निकालो, पावर का फॉर्मूला वही वर्क अपॉन में टाइम, और एक्सेलरेशन का हिसाब किताब दिया है इसने। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए वर्क अपॉन में टाइम के लिए वर्क। वर्क कैसे आएगा भाई, वर्क जो है उसका वजन 50 किलो है और वो ऊपर चढ़ रहा है, तो जो उसका वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी वाला है या ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी वाला है। जब आप ऊपर आते हो ना यहाँ पे, तो आप एनर्जी स्टोर करते हो, पता है कैसे, नीचे कूद के देखो यहाँ से पता चल जाएगा कैसे, है कि नहीं। एनर्जी स्टोर हो रही है कि नहीं हो रखी है, सबके अंदर एनर्जी स्टोर हो रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है W इंटू जी, वो सॉरी एम जी इंटू एच, हाइट किस में आती थी, मीटर में आती थी। तो हमने सबसे पहले ये 45 सेंटीमीटर को 0.15 में करा, और मैंने क्या बोला था, 15 को 45 से गुणा कर दो तो पता चल जाएगा कितनी ऊंचाई है, कितना वो चढ़ा है ऊपर। तो 0.15 इंटू 45 यानी कि हाइट 6.75 आ गई, हाइट आ गई। और इसका वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकाला, फोर्स इंटू हाइट। आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया यहाँ फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच निकालना चाहिए था ना, है ना। अच्छा आओ एक बार, मास कितना है 50,
ग्रेविटी कितनी दे रखी है 10, 500, वो फोर्स को 500 से लिखा है वहां पे, करा उसने वही है, बस उसने फॉर्मूला आपको दिखाया ही है, लेकिन m इंटू जी इंटू एच वाला ही लगाया है, समझ रहे। और पिछले केस में भी वही हुआ था, ठीक है ना। कैसे पिछले केस में कैसे हुआ भैया, मास कितना था, ग्रेविटी की बात यहाँ पे करी नहीं थी, डायरेक्ट मास से गुणा कर दिया, समझ रहे हो। चलो, क्योंकि उसने ऑलरेडी न्यूटन दे रखा था ना आपको। चलो अच्छा खैर, m इंटू जी इंटू एच, वर्क डन आ गया। वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दो, 375 वॉट की पावर से काम कर रहा है। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। चलो, ये तो हो गया बेटा हमारा वर्क डन वाला कंसेप्ट। अब हम चलेंगे एवरेज पावर के ऊपर। एवरेज पावर डिफाइन एज द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, मतलब टोटल कितना काम करा और टोटल कितना टाइम लगा, डिवाइड कर दो दोनों को आपस में, सिंपल सी बात। जैसे एवरेज पावर क्या भाई, इतना काम करा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, डिवाइड बाय इतने टाइम में, इतने टाइम में, इतने टाइम में, इतने टाइम में, बस खत्म। समझ रहे हो। एवरेज पावर क्यों निकालने पड़ते हैं, हमें पता है कभी कभी ना हम अपना पावर को चेंज कर लेते हैं, सेम पावर नहीं रहती मोशन की वजह से। जैसे मान लो जब हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो क्या सेम चढ़ते हैं, कभी 2 कदम धीरे धीरे, फिर धड़ धड़ धड़, फिर धीरे 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 धीरे। आप 4 मंजिल चढ़ रहे हो तो क्या सेम स्पीड से चढ़ते हो, नहीं। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड स्लो हो सकती है, मिडल में हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन फिर आप धीरे धीरे डिक्रीज कर लो। तो पावर आपकी कांस्टेंट तो है नहीं, इसलिए हम एवरेज पावर निकालते हैं पूरे समय में आपने, मतलब पूरा टोटल कितना वर्क करा और डिवाइड बाय कितने समय में करा। हम एक एक समय या एक एक टाइम की बात नहीं कर रहे, तो वो आपको निकाल के देगा, क्या कहते हैं, एवरेज पावर। इसके बाद तो बेटा इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभी हमारे प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब अभी तक हमने चैप्टर को खत्म कर लिया, लेकिन अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हैं, ठीक है ना। वर्क एंड एनर्जी को इतनी जल्दी अभी हम खत्म नहीं करना चाहेंगे, तो समझते हैं। कहता है एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने क्या करा, एक एंगल से थ्रो करा, ठीक है ना, टू द ग्राउंड, मूव्स इन अ कर्व पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। मतलब यहाँ से हमने ऐसे उसको थ्रो करा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ जाके गिर गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है ना उसके, वो आपको सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से इसको फेंका था, यहीं से गया हवा में और यहीं पे आके नीचे गिर गया। तो वर्क डन क्या होगा, बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब वर्क डन कितना हुआ होगा, बस इतना बता दो, ग्रेविटी की वजह से। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो खतरनाक चीज हो रही है, यहाँ कोई चीज से ऊपर नहीं जा रही है या फिर कोई चीज से नीचे नहीं आ रही, यहाँ पर एक टाइम तक चीजें ऊपर जा रही हैं और फिर यहाँ तक जाने के बाद वो चीज नीचे भी आ रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और आगे की तरफ भी जा रही है। सिचुएशन को समझो, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट सेम है, जो शुरुआत में जो हाइट है और जो फाइनल हाइट है वो सेम है। तो ग्रेविटी आपको पता है वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगाती है। दूसरा स्टेप अगर हम समझेंगे तो हम कंसेप्ट लगाएंगे जो भी ग्रेविटी ने काम किया, क्योंकि ये ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी टाइप सिचुएशन जा रही है। वर्क डन ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है ओनली अ चेंज इन हाइट विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज इक्वल टू mg, इनिशियल में कितना और फाइनल में कितना आपकी हाइट है दोनों में, वो हमें बताना है। कहता है शुरुआती और फाइनल हाइट सेम है, दोनों हाइट को सेम माना जाएगा। वर्क mg इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 जूल होगा। मतलब ये क्या सीन है भाई, ध्यान से समझो। आप सिंपल सी चीज है, यहां से आपने फेंका, ठीक है ना, ऐसे हवा में यूं फेंक रहे हो और कुछ दूर जाके वो नीचे उसी जगह पे जहां पे आपने सरफेस में गिराया वो गिरा। आपको पता लगाना है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, शुरुआत में कितना वर्क डन था, लास्ट में कितना वर्क डन था, दोनों का वर्क डन पता लगा लो अकॉर्डिंग टू द हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग कि क्या वर्क डन पड़ रहा है। तो हमने क्या लिखा कि वर्क जो है ना वो मास पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, उस वस्तु जो है वो उसकी क्या कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे अफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उसमें हम जो हाइट निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं फाइनल हाइट माइनस शुरुआत में कितनी हाइट है। भाई सिंपल सी तो बात है, आप कभी भी निकालते हो, जैसे यहाँ 0, यहां से सामान उठा के 6 मीटर की हाइट पे रख दिया, तो सामान कितनी हाइट पे गया, आप कहोगे भैया 6 मीटर की। या फिर मैं आपको इसको ऐसा समझाता हूं, जब भी कोई वस्तु को आप, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वस्तु को, ये ग्राउंड है और ग्राउंड से ऊपर एक टेबल है, इस पे आपने रखा 4 मीटर की ऊंचाई पे, जो मैं अभी आपको क्लास में समझा रहा था कि एक वस्तु को हमने 4 मीटर की हाइट पे रखा है और मैं इसको और थोड़ा ऊपर उठा के यहां पे रख रहा हूं जिसकी हाइट 6 मीटर है। तो मैंने कहा इस टेबल के अकॉर्डिंग कितनी हाइट का वर्क डन होगा। आप कहोगे भैया फाइनल हाइट माइनस शुरुआत की हाइट, आंसर इज 2।
2 मीटर की हाइट का काम डन हुआ है। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया, यही तो पता लगाते हो, दोनों में एक्चुअल में वर्क डन पता लगा रहे हो, तो फाइनल हाइट माइनस शुरुआत की हाइट। यहां पर आपकी फाइनल हाइट भी डाउन थी और फाइनल इनिशियल हाइट भी आपकी नीचे थी दोनों में, तो हाइट में तो आपका डिफरेंस आ गया 0, जिस वजह से मास इनटू ग्रेविटी पूरा सॉल्व करके आपके आ गया 0। यानी कि इस केस में ग्रेविटी की वजह से जो आपका वर्क डन निकल के आएगा ना, वो 0 निकल के आएगा। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो ध्यान रखना, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट और एंड सेम हाइट पे हो रहा है, तो कोई चेंज हुआ ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी में, समझ रहे हो। भले कुछ भी वर्क डन ऊपर गया नीचे गया, अब सोचो ना काइनेटिक एनर्जी में क्या करते थे, कुछ भी क्या कहते हैं आप, मास कुछ भी रख लो, जब तक वो चेंज ही नहीं होगा, मैं एक दीवार उसको धक्का दिए जा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी 0 आ रही थी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा था। यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, पत्थर जाके वहां गिर रहा है, लेकिन हाइट में चेंज है ही नहीं। जब हाइट में चेंज है नहीं तो वर्क डन इज इक्वल टू 0, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बैटरी है, वो एक बल्ब को लाइट करती है, कितनी एनर्जी चेंज हो रही है इस प्रोसेस में बताओ। बल्ब के अंदर लाइट जली, कितनी एनर्जी आई बताओ। बैटरी ने स्टोर करी केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, पता है आपको। और वही केमिकल एनर्जी जब लाइट ग्लो करती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होती है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे जाके हीट एनर्जी, हीट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट प्रोड्यूस करती है, हीट की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है। बल्ब के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है बाय द बैटरी फ्लो थ्रू द वायर और रीच टू द बल्ब इनसाइड द बल्ब कह रहा हूँ, एंड द फिलामेंट उसको अपोज करता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जैसे ही वो बल्ब के फिलामेंट में जाता है ना, आप देखते हो ना बल्ब के अंदर ऐसे इस तरीके से नजर आता है पूरा बल्ब के अंदर, ये वाला पार्ट जो होता है फिलामेंट अपोज करता है, ठीक है ना, अपोज करता है, बिजली को पास नहीं होने देता। इस चक्कर में वो जो फिलामेंट है थोड़ा गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है तो ग्लो करना शुरू कर देता है। हीटर का भी बेस्ट एग्जांपल है, हीटर ग्लो क्यों करता है, आग लगता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है उसके अंदर, हाई रेजिस्टेंस। जैसे बिजली पास होती है वो करंट को पास होने के लिए मना करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चार्ज वहीं पे फ्लो करते रहते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी। जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उस वजह से वो जो केमिकल एनर्जी थी वो पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो, और इलेक्ट्रिकल से हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आगे। कहता है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओकर व्हेन यू आर राइडिंग इन अ बाइसाइकिल। है भाई, सिंपल सी बात है, आप बैठे हो, कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है जब आप बाइसाइकिल पे पेडलिंग कर रहे हो। खाना खाया, खाना खा के शरीर के अंदर गया केमिकल एनर्जी, साइकिलिंग करते टाइम केमिकल एनर्जी स्टोर है आपके पेट के अंदर, जब आप मेहनत कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी आपके मसल्स में, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और बाइसाइकिल में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है आपके मसल से, जब आप पेडलिंग कर रहे हो तो आपने एनर्जी स्टोर कर रखी थी, अब आप पेडलिंग कर रहे हो, लगातार तेज साइकिल चला रहे हो, काइनेटिक एनर्जी है। और कुछ एनर्जी हीट एनर्जी के तौर पर भी फ्रिक्शन की वजह से रोक रही है, उस वजह से भी लूज हो रही है। तो बाइसाइकिल में आपको मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, तो एनर्जी जो आपने खर्च करी, ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, आपने पूरी जान लगाई पत्थर खिसकाने की, पत्थर खिसका ही नहीं, बहुत जान लगा दी, एनर्जी ट्रांसफर तो हुई नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट होता तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती। काइनेटिक एनर्जी क्या कहती है, हाफ इंटू mv², ठीक है ना। और ये तो चलो छोड़ो, आप बस इतना समझो कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं होगा तो भैया फोर्स का क्या फायदा, अपना वर्क डन ही 0 हो जाएगा, काम खत्म। चले आगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। कहता है एक हाउस होल्ड है, वो 250 यूनिट एनर्जी एक महीने में खर्च करता है, तो जूल में कितनी खर्च करेगा। तो 250 यूनिट एनर्जी है, तो आप इसको समझना है, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, बड़े ध्यान समझना कैसे करेंगे। अब आप समझो 1 यूनिट एनर्जी ना किलोवाट पर आवर के हिसाब से होती थी। मैंने आपको भी सुबह क्या बताया, मैंने आपको भी क्लास के टाइम पे क्या बताया, मैंने आपको क्या बोला कि भाई जो भी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होती है अकॉर्डिंग टू आवर, आर के अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाती है, अकॉर्डिंग टू आर के अकॉर्डिंग वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 यूनिट, उसी से तो आपका बिजली का खर्चा आता है, 30 यूनिट मतलब 30 किलोवाट पर आवर आपने इस्तेमाल करा, तो 1 यूनिट एनर्जी 1 किलोवाट पर आवर है ना। और 1 किलोवाट को आप 1000 वाट भी कह सकते हो, और आर है तो उसको आप 3600 सेकंड भी कह सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आप देखो इसको कैसे लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा गया है कि इसको नॉर्मल कन्वर्ट करके कर दिया गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6,
और एनर्जी कैसे निकाली, एनर्जी सिंपल निकाली, आपका 250 यूनिट है, 1 यूनिट में इतना कंज्यूम होता है, दोनों को गुणा कर दिया। अब आपको एक समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा। हम कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 250 यूनिट। हम 250 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। हमें क्या बोला है निकालने के लिए कि जूल्स के अंदर कितनी होगी। हम जो भी यूनिट लिखते हैं उसे किलोवाट पर आवर लिखते हैं, है ना। फिर हम किलोवाट आवर को भी, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करेंगे, आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर ये देखो यही तो है, वॉट पर सेकंड में कन्वर्ट करा। और उसके बाद आप जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, जितनी भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, जितना भी आप एग्जांपल जितना भी आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वो 250 है। तो 1 वॉट पर सेकंड को आप उससे गुणा कर दो, आपका आंसर स्टैंडर्ड यूनिट में निकालना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, आप स्टैंडर्ड यूनिट में आंसर को कन्वर्ट करना है। थोड़ा ठीक से नहीं चल रहा, ध्यान से समझना कैसे। 1 किलोवाट था, पर आवर था, है ना। सबसे पहले 1 किलोवाट को तो आप वॉट में कन्वर्ट करो, आपका हो गया 1000 वॉट हो गया भैया। और पर आर को आप चाहो तो 60 मिनट में कन्वर्ट कर दो। फिर 60 को और 60 सेकंड से के हिसाब से 3600 सेकंड में कन्वर्ट कर दो। तो टोटल आपका जो 1 किलोवाट पर आवर है उसको आप जूल्स के अंदर अगर लिखना चाहते हो तो उसे आप जूल्स के अकॉर्डिंग कैसे, देखो कभी भी पावर को हम जूल्स के अकॉर्डिंग लिखते थे तो कैसे लिखते थे, वर्क डन को आप कैसे लिखते थे, वर्क डन को आप कैसे लिखते थे, कितना पावर लग रहा है अपॉन में टाइम। पावर वॉट में निकलता था और टाइम आपका आर में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि वर्क डन निकाल सके। तो 1000 वॉट है, ठीक है, और 3600 सेकंड है, दोनों को गुणा करेंगे तो 36 और 1 2 3 4 5 टोटल 5 पावर आ जाएंगी, 10 की पावर 5। लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट यहां आता है, तो एक पॉइंट और लगा के एक पावर और जुड़ जाएगी, यानी कि हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इस तरीके से, ठीक है। अब एनर्जी आपकी 250 यूनिट कंज्यूम हो रही है, तो उसको आप किससे गुणा कर दो, 3.6 से, और 10 की पावर तो 6 ऑलरेडी चल रही है, आप कुछ मत करो, यहां पर आप इस दोनों को गुणा कर दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे करा है, देखो 250 को 3.6 से मल्टीप्लाई करा, 900 आया, 900 की 2 जीरो और दे दी उसे, तो 10 की पावर 8 हो गई, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आपकी एनर्जी टोटल कंज्यूम है, बस वो, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 40 किलोग्राम है और उसको 5 मीटर की हाइट पे ऊपर लेके गए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। कहता है अगर हम उसको गिराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आधे रास्ते, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो सबसे ऊपर लेके गए, इस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg इंटू एच, मास है 40 किलो, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वजह से मैंने बोला था तो 10 मान लेना, 9.8 मान लेना, 10 मान लिया। हाइट टोटल 5 मीटर ऊंचाई पे लेके गए, 5 है। उस टाइम पर जब वो अपने पीक पर है यहाँ पर, तो हाइट 2000 जूल है अभी, लेकिन आधा मतलब 5 मीटर की हाइट से आधा हो गया 2.5 मीटर। तो अब 2.5 मीटर की हाइट पे जब वो रहेगा, मान लो ये पूरा 5 मीटर की हाइट का आप वर्क डन निकाल रहे हो, या आप एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, जब वो यहाँ पर आ चुका है, आधे रास्ते आ चुका है, तो उसने क्या बोला है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी कि अब हाइट जो है वो 2.5 है, यानी कि एक चीज ने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर कर लिया। आप इसे ऐसा भी कह सकते हो भैया, यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी वही काइनेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा, काइनेटिक में। तो बस यहां से यहां तक की आप पोटेंशियल निकाल लो, काइनेटिक मत निकालो। तो ये 2.5 मीटर की हाइट पे सेम वजन, सेम ग्रेविटी एक्सेलरेशन से पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल आ रही है, यानी कि टोटल 1000 जूल की एनर्जी अब यहां पर है। शुरुआत में 2000 थी, यानी कि 1000 रह गई है, यानी कि 1000 कम भी हो चुकी है, और वो 1000 कम इसलिए हुई क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ। मतलब भाई वर्क डन किया जा रहा है ग्रेविटी की वजह से एक सैटेलाइट पे, एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रही है,
तो कितना वर्क डन होगा ये पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम पॉइंट मान रहे हैं कि यहां से पता लगा रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे ये चारों तरफ घूम रही है। एक सैटेलाइट आपको पता है चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमती है, हर पॉइंट पे उसका अलग मोशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ उसे खींच रहा है जिस वजह से वो गोल घूम पा रही है, वरना तो वो सीधी चली जाए। अगर मोशन तो कर रही है तो सीधी जाना, सीधी क्यों नहीं जा रही? सीधी इसलिए नहीं जा रही क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है, तो इसलिए गोल गोल घूम रही है। सैटेलाइट जो है ना वो सेंटर की तरफ भी मूव नहीं करेगी, ठीक है ना, तो जो मूव करेगी वो साइडवेज करेगी अराउंड द अर्थ विच वी कॉल एज अ टेंजेंट। इस तरीके से मूव करती है, अगर हम टेंजेंट के नाम पे बोलते हैं। व्हेन समथिंग मूव्स इन अ सर्कल एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन दैट जस्ट टचेस द सर्कल, फोर्स ग्रेविटी जो है वो सेंटर की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो सर्कुलर पाथ की तरफ आ रहा है, और ये जो दोनों डायरेक्शन है ये 90 डिग्री है इस तरीके से एक दूसरे के। कौन? देखो फोर्स और ग्रेविटी। फोर्स किस तरफ आ रहा है? सेंटर की तरफ आ रहा है। फोर्स यहाँ की तरफ खींच रहा है, भले वो सर्कल घूमती हुई नजर आ रही है आपको, वो इसलिए क्योंकि फोर्स उसे खींच रहा है, लेकिन उसका मोशन भी है। तो आप ग्रेविटी में पढ़ा है कि वो इसलिए गोल घूमती है चारों तरफ, तो सेंटर की तरफ वो आना चाह रही है इस तरफ। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो रहा है? वो ऐसे राउंड राउंड फिगर हो रहा है, सर्कुलर पाथ। तो उनके बीच में जो टेंजेंट थोड़ा सा नजर आ रहा है, 9th चैप्टर में नहीं है टेंजेंट, थोड़ा 10th की मैथ्स में, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना कि जो एंगल बनता हुआ आ रहा है वो 90 डिग्री बनते हुआ आ रहा है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो कोई वर्क डन नहीं कहलाएगा। ये बात याद है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, है ना। मैंने कहा था इसको ज्यादा नोटिस मत करना, पर इससे क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया, क्या कि दोनों अगर किसी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों अगर इन दोनों के बीच में, फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वर्क डन नहीं होगा। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई, ध्यान से समझो। ये सर्कल है और ये एक्चुअल में मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, और जो ये अट्रैक्ट हो रही है ये अर्थ की तरफ हो रही है। तो फोर्स तो इसका इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इसकी सर्कुलर पाथ पे हो रही है, लेकिन वो ऐसे होती है, अगर सीधी होती तो जाती सीधी। एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा। फोर्स इस तरफ लग रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट वहां दिखा रही है, इस वजह से। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे आते हैं, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखा रहा है, जहां पर एनर्जी जो होती है वो चेंज करती है व्हेन वी ड्रॉ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑस्किलेट। ऑस्किलेशन लाइक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट? ये रेस्ट पे ही क्यों आ जाता है, इधर उधर घूम के? उधर क्यों नहीं चला जाता और घूम, है ना? क्या होता है एनर्जी का इवेंचुअली, और क्या जो वायलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, ये क्या है? क्या इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का वायलेशन कहेंगे? तो ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे? कहता है एक पेंडुलम एक ऐसी बॉडी है जो हैंग करती है एक फिक्स सपोर्ट से, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट आपको दिखाती है, टिक 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 टिक, इस तरीके से। जब भी बॉब जो होता है वो पुल्ड होता है राइट साइड, जैसे फॉर एग्जांपल बॉब राइट साइड पे हो रहा है, तो वो रिलीज नहीं हुआ। बॉब अपनी एक अच्छी खासी हाइट पे है, वो मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसका अभी स्टार्टिंग यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी अच्छी खासी है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पर 0 है, ठीक है ना। सपोज पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल की है, काइनेटिक एनर्जी 0 जूल की है, तो टोटल एनर्जी, यानी कि अभी ये फॉर एग्जांपल यहां से यहां गया तो एनर्जी स्टोर करके गया, इधर यहां पे अभी एनर्जी स्टोर हो रखी कि नहीं हो रखी? तो जो ये जो अपना घंटा है इस तरीके से, जिसे बॉब कह रहे हैं हम, इस टाइम पर इसने सारी एनर्जी यहां जाके स्टोर कर ली है, अभी वापस नहीं गया। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है, रेस्ट पे काइंड ऑफ, अभी रिलीज नहीं हुआ। लेकिन जब रिलीज कर दोगे तो वो वापस की तरफ आ जाएगा और डाउन जाने लग जाएगा, हाइट उसकी कम होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी हाइट बढ़ जाती है, यहाँ पे हाइट वापस कम होने लगी, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होगी। क्योंकि जब हाइट उधर बढ़ रही थी, जब उधर गया था हाइट बढ़ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी अपने आप ज्यादा हो गई थी, हाइट यहाँ पे आके कम हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। और सेम टाइम पे स्पीड भी बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि जैसे नीचे आएगा, थोड़ा ग्रेविटी वाला हिसाब किताब भी थोड़ा तेज भी आ रहा है, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उस केस में बढ़ जाती है। तो उस केस में फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी अब कम हो गई, काइनेटिक थोड़ी और बढ़ गई, हुआ ना, काइनेटिक थोड़ी बढ़ने लगी। यानी कि ये ऐसे है, ऐसे राइट साइड अगर गया तो यहाँ पर पोटेंशियल फुल है, लेकिन वापस जब ऐसे आएगा तो पोटेंशियल कम होगी, काइनेटिक बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी में हाइट कम होगी, यहाँ हाइट ज्यादा थी, यहाँ हाइट कम हो गई, तो पोटेंशियल अपने आप कम हो गई। लेकिन जब वो सेंटर पोजीशन में पहुंच जाएगा तो हाइट अब उसकी फिर मिनिमम हो चुकी है,
और स्पीड उसकी उस टाइम पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग जीरो हो गई अब, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हाइट खत्म हो गई ना, हाइट में कोई चेंज नहीं है, अब हाइट ऑलमोस्ट जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे मैक्सिमम है। इस वाले पॉइंट की बात हो रही है। लेकिन अब वो पीछे जाएगा, अब वो यहाँ जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे फिर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर कम होने लग जाएगी, फिर पोटेंशियल बढ़ जाएगी, लेकिन फिर वो वापस वहां पे फिर वापस आएगा तो फिर काइनेटिक एक तरीके से जीरो से कम बढ़ने लग जाएगी। तो ये तो चलता रहेगा मेरे भाई, है। कंक्लूजन क्या है? हर पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जीरो होगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वॉयलेट नहीं होता भैया यहाँ पे, ठीक है ना। तो पेंडुलम इवेंचुअली रुक क्यों जाता है? तो वो अगर कोई एयर नहीं है या कोई फ्रिक्शन नहीं है तो पेंडुलम जो है ना वो रुक जाता है, वो मतलब मूव करना बंद कर जाता है हमेशा के लिए। वो एयर उसको, या तो फॉर एग्जांपल एयर उसको रोक ले, या फ्रिक्शन जो है वो अटैच हो जाए उसके साथ, जो उसको रोक के रखेगा। बाकी ये फोर्सेस करते क्या है, बाकी ये फोर्सेस जनरली करते क्या है, इस पे बात करें तो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन कहता है reduce the speed of the bob slightly during each swings, remove all small amount of mechanical energy every time it moves. This remove mechanical energy does not disappear. It gets converted into heat energy due to friction. Mechanical energy is potential plus kinetic is equal to heat energy. मतलब क्या कह रहा है? देखो ध्यान समझना। कह रहा है कि ये जो फोर्सेस हैं, जो हमने ऊपर ये फोर्सेस पढ़े, जैसे कि रियल लाइफ में दो फोर्सेस हैं जो उस पर एक्ट कर सकते हैं, एक एयर को रेजिस्ट करने वाला और एक फ्रिक्शन जो है सपोर्ट पॉइंट पे। तो एयर जो है ना वो उसे पुश करती है जब वो मूव कर रहा होता है कि वहां क्यों आ रहा है, वापस जा, या फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट जहां पर थ्रेड अटैच होता है, तो फ्रिक्शन उसे आगे ना जाने दे, तो उस केस में वो मोशन होने में मना करते हैं कि मत हो मोशन। तो ये फोर्स करते क्या है? ये फोर्स जनरली उसकी स्पीड कम करते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी हर बार जो वो मूव कर रहा है वो कम कर रहे हैं। कह रहे हैं क्यों काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, मत हो। ये एक तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो उसे वापस जाने नहीं देते। वो जाना चाहता है, मतलब वो जाना चाहता है लेकिन उसे जाने नहीं दे रहे फ्रिक्शन की वजह से। और मैकेनिकल एनर्जी एक तरीके से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और काइनेटिक होना था ना, जब वो ऊपर नीचे जा रही है वो जाने नहीं दे रहे, अपोज कर रहे हैं। तो अपोज करने से वो अपने आप ही जो एनर्जी है वो पोटेंशियल और काइनेटिक से कन्वर्ट होकर अपने आप में हीट में कन्वर्ट हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट में, तो हाइट जो होगी ना वो पेंडुलम की छोटी होती जाएगी और वो और स्लो होता जाएगा और स्पीड उसकी कम होती जाएगी, और फिर वो एक टाइम बाद रेस्ट पे ही आ जाएगा, वो मूव ही नहीं करेगा। क्या कंजर्वेशन एनर्जी वॉयलेट हुई? नहीं, एनर्जी तो कहीं और ट्रांसफर हो गई थी, कहीं ना कहीं हीट में ट्रांसफर हो गई थी, अभी भी बची हुई है वो, ठीक है ना। फिर ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। सोनी ने कहा एक्सेलरेशन एक ऑब्जेक्ट में जीरो हो सकता है इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर? तो सोनी ने कहा कि जो एक्सेलरेशन है किसी भी वस्तु पे वो जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड जीरो हो सकता है जब बहुत सारे फोर्स लगा हुआ है ना, मतलब बहुत सारे फोर्स लगाने से। तो सोनी ने कहा कि एक्सेलरेशन है एक वस्तु पे और वो जीरो हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज करना चाह रहे, और वो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड चेंज हो ही नहीं रही अब, क्योंकि बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं। क्या आप एग्री करते हो? यस। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है नेट फोर्स पे, कि नेट फोर्स कितना लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे। ये नहीं डिपेंड करता कि कितने फोर्स उस पे लग रहे हैं, नेट फोर्स क्या है, यहां से लग रहा है वहां से लग रहा है, दोनों इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो खत्म। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता था? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ जब नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो तभी वो सेकंड लॉ अप्लाई होता था एक्सेलरेशन का। न्यूटन का सेकंड लॉ कब अप्लाई होता था? जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, जब नेट फोर्स जीरो ना हो। अगर नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि नेट फोर्स अगर आपका जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि यहां से फॉर एग्जांपल फोर्स लग रहा है, यहीं कहीं से भी जो फोर्स लग रहा है, एक्चुअल में जो नेट फोर्स है वो जीरो है, तो चेंज इन स्पीड कुछ नहीं हो पा रही, एक्सेलरेशन जीरो पड़ रहा है। तो उस केस में आप कहोगे कि जीरो एक्सेलरेशन मतलब हमें दिखा रहा है कि नेट फोर्स जीरो है और ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमें मूव करता हुआ नहीं नजर आएगा, या एक्सेलरेशन होते हुए नहीं नजर आएगा। और यहां से हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है जी।